Hello everybody, Namaskar. This is Vikas Kumar. Welcome to our channel, The Ethical Bureaucrat. In this video, we are continuing with our previous year question series. अभी तक हमने साइंस टेक के ये सारे कुछ चैप्टर्स जैसे कि बायोटेक्स, डिफेंस, स्पेस, आईटी, कम्युनिकेशन, एनर्जी एंड कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस जो थे वो सारा हमने कवर किया. राइट, इन दिस चैप्टर, इन दिस वीडियो सॉरी, वी आर गोइंग टू कवर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं. राइट, एंड इससे हमारा साइंस टेक 2011 से 2024 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं इन ग्रेट डिटेल्ड मैनर एंड इन सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारा कंप्लीट हो जाएगा. राइट, चलो तो लेट्स स्टार्ट विथ 7th चैप्टर फिजिक्स. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर. इनमें से कौन सा ABCD में से कौन सा रीजन है जिसके कारण एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस को लाइट ईयर में मेजर किया जाता है? अब सबसे पहला बात तो ये होता है कि ये एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस क्या होता है? दीज आर द ह्यूज डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, है ना. उसी को तो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस कहा जाएगा. ठीक है, किसके बीच के डिस्टेंस का बात हो रहा है? तो प्लैनेट्स, स्टार, गैलेक्सीज, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस होगा वो. राइट, अब उसको लाइट ईयर में क्यों मेजर किया जाता है, क्यों मेजर किया जा रहा है, वो कारण पूछा जाता है. सबसे पहला तो ये बात दिमाग में रख लेना है कि लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, है ना. हम लोग डिस्टेंस मेजर करते हैं एंड वो भी कैसा? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. ठीक, अब ये लाइट ईयर क्या होता है पहले तो वो समझ लो. लाइट ईयर इज द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर. डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर, है ना, कि एक साल में लाइट ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसी को लाइट ईयर कहा जा रहा है. ठीक है, दिस इज यूज्ड टू मेजर द एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस. क्यों इसको क्यों यूज किया जा रहा है? बिकॉज लाइट मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड इन द स्पेस, जो कि अप्रोक्सीमेटली कितना है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड. ठीक, अब सिंस दिस स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम, इज ऑलवेज कांस्टेंट, तो इट हेल्प्स एस्ट्रोनॉमर्स मेजर वेरी लार्ज डिस्टेंसेस इन द स्पेस एक्यूरेटली. ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के हिसाब से ये जो है लाइट ट्रेवल करता है. ठीक है, एंड दिस इज द रीजन कि व्हाई वी यूज लाइट ईयर. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर? सो स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज द सेम. राइट, यहां तक ठीक है. अब ये ABC ये क्यों नहीं आंसर होगा? तो पहला बात तो आपको समझ में आ गया. क्या समझ में आया? कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन कि एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस मतलब कि ह्यूज डिस्टेंसेस बिटवीन प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, इसके बीच के जो डिस्टेंसेस हैं वो डिस्टेंस को हम लोग लाइट ईयर में क्यों मेजर करते हैं? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ऑलवेज कांस्टेंट अबाउट दिस मच. एंड लाइट ईयर क्या होता है? दिस इज द डिस्टेंस जो लाइट ट्रेवल करता है एक साल में. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है. तो रीजन हमको समझ में आ गया. नाउ अब ये दूसरे जो पॉइंट्स है वो क्यों नहीं होंगे? क्या कह रहे हैं? डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज. तो पहले तो स्टेलर बॉडीज क्या होता है ये समझा दो. स्टेलर बॉडीज रेफर टू द स्टार एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स जो कि हमें स्पेस में देखने को मिलते हैं, डाटा रिलेटेड टू स्टार्स सच एज प्लैनेट, मून्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स, नेब्यूला. ठीक, उसको स्टेलर बॉडीज कहते हैं. तो रीजन पूछा था ना, रीजन क्या कह रहा है? कि डिस्टेंस अमंग द स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज. बताओ, कॉमन सेंस लगाओ. यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड उसके बाद मतलब ये नॉनसेंस वाला बात नहीं होगा क्या? सो ये इनकरेक्ट है बिकॉज स्टार, गैलेक्सीज ऑलवेज मूविंग वाला हिसाब किताब में रह रहा है, तो डिस्टेंस चेंज होंगे स्टेलर बॉडीज के बीच में. तो ये स्टेटमेंट तो वैसे भी गलत हो गया. फिर सेकंड क्यों गलत है? बिकॉज ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज. क्यों? ग्रेविटी तो मास पे डिपेंड करता है ना. ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन मास एंड मास चेंज हो सकता है ना, कि नहीं हो सकता है? मास थोड़ी कांस्टेंट रहेगा. सो ये भी वेरी कर सकता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत हो गया. लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, ये भी स्टेटमेंट गलत है. क्यों? ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पढ़ा है आपने? हम लोग कहाँ पढ़े इसको? हम लोग पढ़े हैं, अगर स्पेस में कोई क्वेश्चन शायद आया था तब हम लोग पढ़े ही थे इसको. राइट, हम लोग पढ़े कहाँ हैं? हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग, मुझे जो बहुत अच्छे से ध्यान है, उड़ान फिजिकल जियोग्राफी चैप्टर 1, वहां हम लोग ग्रेविटेशनल लेंसिंग के बारे में पढ़े थे. राइट, तो ये स्टेटमेंट जो बोल रहा है ना कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ये गलत है. बिकॉज लाइट कैन बेंड ड्यू टू ग्रेविटी ना. ठीक है, एंड दिस इज व्हाट इज ग्रेविटेशनल लेंसिंग. तो ABC तीनों गलत, आंसर इज D. ठीक है, जो चीज हम आपको समझाएं वही बहुत आसान भाषा में यहाँ पे लिखा हुआ है. ये जो लिखा हुआ है इसी को हम 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये. ठीक है, समझ में आ गया. चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड डिपेंड्स मेनली अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग. कि एक प्रेशर कुकर है,
राइट, उसमें जिस टेम्परेचर पे फूड कुक हो रहा है, ये टेम्परेचर जिस पे जो प्रेशर कुकर में बन रहा है, राइट, तो इन अ प्रेशर कुकर द टेम्परेचर एट विच द फूड इज कुक्ड वो ए बी 1 2 3 में कौन से फैक्टर पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग था एंड इस तरीके के क्वेश्चन में जनरली लोग क्या करते हैं, आंसर मतलब इस तरीके के क्वेश्चन का जनरली आंसर डी मिलेगा आपको मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट में, राइट। आपको ज़्यादातर आपको डी आंसर दिखेगा कि हाँ ये जो टेम्परेचर है ये डिपेंड करेगा एरिया ऑफ द होल इन द लिड, ढक्कन में, कुकर के ढक्कन पे आपको दिखता होगा ना एक छेद, टेम्परेचर ऑफ द फ्लेम, वेट ऑफ द लीड, तो ये तीनों कारण हो सकता है एंड दिस वाज द रीजन गिवन बाय मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट। लेकिन यूपीएससी के आंसर की के हिसाब से आंसर इज सी, दैट इज 1 and 3, 2 is incorrect, that is in a pressure cooker the temperature at which food is cooked depends upon area of the hole in the lid, जो ढक्कन में छेद है उस पर डिपेंड करेगा, weight of the lid, ढक्कन का जो वजन है उस पर डिपेंड करेगा, it will not depend upon the temperature of the flame, जो नीचे से मतलब आग दिया जा रहा है उस पे नहीं डिपेंड करेगा, राइट, इस पे नहीं डिपेंड करेगा, छेद पे डिपेंड करेगा एंड इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वेट ऑफ द लीड पे। अब सबसे पहले तो मतलब एक बात देख लो कि हमें प्रेशर कुकर का जरूरत ही क्यों है, राइट। तो नॉर्मली वाटर कितने पे बॉईल होता है, नॉर्मल सिनेरियो में वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है व्हेन एयर प्रेशर इज नॉर्मल एट द सी लेवल। मान लो हम ये सिंपल सा बात है, ये प्लेन रीजन पे हम बोल रहे हैं, प्लेन रीजन का मतलब क्या हो गया कि हम सी लेवल पे खड़े हैं, राइट, तो वहां पे वाटर जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करता है, ठीक है, मतलब वाटर जो है वो स्टीम बन रहा है, यही हुआ ना इसका मतलब, ठीक। अब जब आप हायर एल्टीट्यूड पे जाओगे, जैसे कि मान लो हिल्स पे आप जाते हो, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, हम लोग ज्योग्राफी पढ़ चुके हैं उड़ान में, राइट, क्लाइमेटोलॉजी चैप्टर स्पेसिफिकली हम लोग पढ़ चुके हैं, तो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कम होगा, है ना, प्रेशर कम होगा, तो प्रेशर कम होगा सो द वाटर बॉइल्स एट अ लोअर टेम्परेचर, तो वाटर जो है ना, वाटर बॉईल तो करेगा लेकिन वो लोअर टेम्परेचर पे कर जाएगा, जैसे यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा था सी लेवल प्लेन पे, तो मान लो एल्टीट्यूड हिल्स पे गए ना, तो वाटर जो है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या होगा, बॉईल करने लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ, वाटर तो बॉईल करने लगा इस पे, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मीन्स दैट द फूड टेक लॉन्गर टू कुक बिकॉज इट डज नॉट गेट एज मच हीट बिफोर टर्निंग इनटू स्टीम, तो खाना को ज्यादा समय लगेगा ना, क्योंकि उसको मतलब 100 डिग्री सेल्सियस के अगर आसपास मान लो खाने को चाहिए था पकने के लिए, तो यहाँ तो उसको 90 डिग्री सेल्सियस से मिल रहा है। तो अब ऐसे केस में प्रेशर कुकर आपको कैसे काम करता है या कैसे मदद कर रहा है, ये सिनेरियो में प्रेशर कुकर आपको कैसे मदद करेगा, तो प्रेशर कुकर ट्रैप करता है स्टीम को इनसाइड, ये जो भाप बन रहा है, ये जो स्टीम बन रहा है ना, इसको प्रेशर कुकर अपने अंदर रखता है, राइट, एंड इसको अंदर रख के क्या कर रहा है, प्रेशर बढ़ा रहा है। प्रेशर अगर बढ़ा तो उससे क्या होगा, मेरा बॉइलिंग पॉइंट वाटर का इंक्रीज हो जाएगा, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया तो फूड जो है वो पक जाए। समझ में आ गया बात, ठीक है। ये सिंपल सिनेरियो था जो हमें मतलब पता होना चाहिए, ठीक है, ये सिंपल सा चीज। अब इसमें सबसे पहले देखते हैं एरिया ऑफ द होल इन द लीड, हमें क्या करना है, हमें कैसे भी प्रेशर बढ़ाना है ना, प्रेशर बढ़ेगा तो टेम्परेचर जो है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। क्या हो रहा था, प्रेशर कम होने से एल्टीट्यूड पे गए, प्रेशर कम हुआ तो टेम्परेचर कम हो गया, जहां 100 डिग्री प्लेन में हो रहा था अभी 90 डिग्री सेल्सियस पे वो वाटर बॉईल होने लगा है। क्लियर है बात। लेकिन प्रेशर कुकर जब हम यूज कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है। ठीक, हमको क्या करना है, तो प्रेशर कुकर हमें कैसे यूज करना है, हमें इस प्रकार से यूज करना है जिससे क्या हो, हमारा प्रेशर बढ़ सके। तो प्रेशर कैसे बढ़ेगा बताओ, ये इस पे डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द होल इन द लीड, जो ढक्कन में आपको छेद है 100% उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो छेद ज्यादा होगा तो क्या होगा, स्टीम जो है भाप, वो स्टीम क्या होगा, ज्यादा अगर छेद होगा तो ज्यादा से ज्यादा स्केप करेगा, है कि नहीं। अगर ज्यादा से ज्यादा स्केप कर गया तो प्रेशर क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर ये स्टीम, ये जो ढक्कन पे छेद है, ये छेद अगर छोटा हुआ, राइट, अगर छोटा हुआ तो फिर क्या होगा, ये स्टीम क्या होगा, कम आपको स्केप करेगा, कम बाहर निकलेगा, कम बाहर निकलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, प्रेशर जो है वो इंक्रीज रहा, एंड यही चीज तो हमें चाहिए था। ठीक, तो ये बात तो हो गया, मतलब पहला तो समझ में आ गया। दूसरा, वेट ऑफ द लीड, अगर एक हेवियर लीड होगा, भारी ढक्कन होगा, तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा तो उससे क्या होगा, उससे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा।
फूड जो है वो जल्दी पकेगा। ठीक है, तो 1 एंड 3 तो हमको समझ में आ गया, राइट। 1 3 इसमें भी है, 1 3 इसमें भी। अब 2 क्यों नहीं होगा? 2 यहाँ था, यहाँ था, यहाँ था। जनरली कोचिंग वाले, पहले भी हम आपको बताएं कि कोचिंग वाले क्या किए, इसको बताए थे आंसर, लेकिन यूपीएससी के हिसाब से आंसर है सी। तो जो फ्लेम है ना, फ्लेम क्या करता है, सिर्फ हीट प्रोवाइड कर रहा है। ये जो फ्लेम है, ये फ्लेम क्या कर रहा है, हीट प्रोवाइड कर रहा है। बट द टेम्परेचर इनसाइड द कुकर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर। ये आप करते रहो, आपको जितना यहाँ पे फ्लेम देना है आप देते रहो, लेकिन कुकर के अंदर कितना टेम्परेचर होगा वो तो डिपेंड करेगा किस पे, वो डिपेंड करेगा प्रेशर पे, एंड नॉट द फ्लेम। एंड एक बार जब ये प्रेशर आपको रिच हो जाएगा ना, तो देन अगर आप फ्लेम को इंक्रीज भी कर रहे हो तो वो कुकिंग टेम्परेचर को थोड़ी बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। हमें सिर्फ प्रेशर को बढ़ाने से मतलब होना चाहिए। यही कारण था कि ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, सो द फ्लेम ओनली प्रोवाइड हीट बट द टेम्परेचर इनसाइड द कुकर डिपेंड्स ऑन द प्रेशर, नॉट द फ्लेम इटसेल्फ। And once the pressure is raised, increasing the flame does not raise the cooking temperature much. So our answer is C 1 and 3. ठीक है, now question number, अच्छा वही चीज यहाँ पे explain कर दी हम। ठीक है, now question number 3 पूछ रहा है which of the with reference to street lighting how do sodium lamp differ from LED लैम्प। तो पहले तो हमारा ये मतलब पर्पस होना चाहिए कि सोडियम लैम्प होता क्या है वो पहले देखो सोडियम लैम्प क्या है, आप मतलब पहले या अभी भी आपको कहीं कहीं दिखेगा, लेकिन बहुत पहले ही दिखता था। दीज आर ट्रेडिशनल स्ट्रीट लाइट दैट प्रोड्यूस येलो ऑरेंज लाइट। ध्यान आया अब क्या है ना, दे spread the light in all direction, that is 360 डिग्री। ये लेस एनर्जी एफिशिएंट होता था, मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट, लेस एनर्जी एफिशिएंट, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी यूज खाता था। ठीक है, तब जाके आपको लाइट देता था। एंड इनके लाइट जो थे ना वो मोस्टली मोनोक्रोमेटिक होते थे, दैट इज सिंगल कलर वाले होते थे। सिंगल कलर को मोनोक्रोमेटिक कहा जाए। ठीक, इतना सोडियम लैम्प के बारे में समझ में आ गया। अच्छा, यहाँ पे जल्दी जल्दी देख लेते हैं, यहाँ एलईडी लैम्प है। एलईडी लैम्प के बारे में क्या हो सकता है, सो दीज आर मॉडर्न स्ट्रीट लाइट जो कि यूज करता है लेस एनर्जी को। यहाँ तक ठीक है, बहुत लंबे समय तक चलता है। ये आपको फोकस्ड लाइटनिंग देता है, अनवांटेड डायरेक्शन में ना लाइट देके मतलब जबरदस्ती लाइट को खराब नहीं करेगा, बर्बाद नहीं करेगा। अनवांटेड डायरेक्शन में लाइट नहीं देता है, मतलब हम कह सकते हैं क्या कि ये 360 डिग्री लाइटनिंग नहीं प्रोवाइड करता है, सारे डायरेक्शन में लाइटनिंग नहीं देता है। एंड ये आपको डिफरेंट कलर्स के होते हैं। यहाँ तक ठीक है, कोई इश्यू नहीं ना। तो मिला जुला के बाद क्या है कि एलईडी अगर लेस एनर्जी ले रहा है, इसका मतलब ज्यादा एफिशिएंट है, ज्यादा समय तक चलता है, बेटर लाइटनिंग देता है इन कंपैरिजन टू सोडियम लाइटनिंग। सोडियम लैम्प 360 डिग्री दे रहा है ना, तो कभी कभी आपको लग सकता है ये तो बहुत अच्छा नहीं है ना, बर्बाद हो रहा है ना, फोकस्ड लाइट नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये। ठीक, तो अब इतना मतलब अगर आइडिया लगे तो अब एक एक करके एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि सोडियम लैम्प प्रोड्यूस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, एज स्ट्रीट लाइट्स सोडियम लैम्प हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प। नहीं ना, एलईडी लैम्प ज्यादा समय चल रहा है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक, है ना, पढ़ चुके हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, जबकि एलईडी लैम्प ऑफन ऑफर सिग्निफिकेंट कलर एडवांटेज, डिफरेंट कलर्स का एडवांटेज देता है स्ट्रीट लाइटनिंग में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। अगर बहुत कुछ नहीं भी पता था, अगर मान लो कि ये 2021 का क्वेश्चन है ना, अगर आप मतलब कॉमन सेंस लगा के भी सोचते तो आप ये देखो सेकंड स्टेटमेंट को पढ़ो, एज स्ट्रीट लाइट सोडियम लैम्प हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन देन एलईडी लैम्प। आप खुद बताओ, एलईडी लैम्प आप ज्यादा समय तक चलता है, एंड सोडियम लैम्प अगर आपको इतना पता होता कि पुराने समय में जो वेपर लाइट हम लोग यूज करते थे, येलो ऑरेंज लाइट, मोनोक्रोमेटिक होता था, तो वो ज्यादा समय थोड़ी चलता था। एंड जो चीज मॉडर्न है, अगर बहुत मतलब नहीं भी पता चल रहा है, तो जो चीज मॉडर्न है वो तो ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा उसका लाइफ स्पैन होगा। तो जैसे अगर आपको 2 पता चलता गलत है, तो अब आपके पास बचता क्या, 3 ओनली, एंड 1 एंड 3, यही बचता ना। अब आप इसमें से आप समझ सकते थे आपको करना है 1 3 या सिर्फ 3 के साथ जाना है। अगर आप स्टेटमेंट 1 पढ़ो कि सोडियम लैम्प जो है वो सब तरफ डायरेक्शन में लाइट आपको देता है, बट दिस इज नॉट सो इन द केस ऑफ एलईडी लैम्प। अगर आपको ये स्टेटमेंट पता होता तो आप आराम से मतलब चले जाते 1 एंड 3 के साथ, जो कि हमारा आंसर है।
ठीक है, जो चीज बताए हम वही सेम चीज यहाँ पे लिखे हैं। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? द बॉल बियरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकल्स, कार्स एक्सेट्रा बिकॉज, ये होता है बॉल बियरिंग। ठीक ठीक है, बॉल बियरिंग क्या है? स्मॉल मेटल स्पेयर्स, ये दिस वन, प्लेस्ड बिटवीन टू मूविंग पार्ट्स। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसको बाइसाइकिल, कार्स एक्सेट्रा में यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। बॉल बियरिंग नाम सुन के ही मतलब अगर ध्यान आ जाता है ना कि इसको तो फ्रिक्शन कम करने के लिए यूज करते हैं, काम हो गया। एंड ये बताओ ये काम कैसे कर रहा है? ये रोल कर रहा होगा ना, जब रोल कर रहा होगा, यहाँ पे देखना, जब रोल कर रहा है तो सिर्फ ये बॉल ऐसे हुआ तो सिर्फ ये पोर्शन टच कर रहा है ना। मान लो ये बॉल है तो ओनली दिस मच पोर्शन टच हो रहा है ना, ये जहाँ पे ये ऐसे टेंजेंट बन रहा होगा है ना, ये पोर्शन टच कर रहा है। यहाँ पे भी सिर्फ ये पोर्शन टच कर रहा है। समझ में आ रहा है हम आपको क्या दिखाना चाह रहे हैं या क्या बताना चाह रहे हैं? सो दे वर्क बाय रोलिंग। ये स्लाइड थोड़ी कर रहा है, मतलब एक सरफेस ये हो गया, दूसरा सरफेस ये हो गया, ये एक दूसरे पे स्लाइड थोड़ी कर रहा है। अब चूंकि ये रोलिंग के काम के कारण मतलब काम करता है, तो ये देखो बहुत एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो बहुत कम है। देखो यहाँ है ना, अगर स्लाइड करता तो इतना होता एरिया ऑफ कांटेक्ट, तो एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है? कम है। तो जब एरिया ऑफ कांटेक्ट कम है तो आपको क्या होगा? फ्रिक्शन कम होगा। फ्रिक्शन कम होगा तो मूवमेंट कैसा होगा? स्मूथ होगा। एंड अगर हम मान लो कांटेक्ट को बढ़ा देंगे, ये कांटेक्ट बढ़ गया तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा होगा तो आपको क्या होगा? मूवमेंट में डिफिकल्टी देखने को मिले, नहीं मिलेगा। सो अगर इतना मतलब समझ गए हैं तो आंसर क्या होना चाहिए? द इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द एक्सेल इज रिड्यूस्ड। दिस इज द रीजन व्हाई बॉल बेयरिंग्स आर यूज्ड इन बाइसाइकिल्स, कार्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअल एरिया अगर इंक्रीज होगा तब तो फ्रिक्शन बढ़ जाएगा ना, तब बॉल बेयरिंग क्यों यूज करेंगे? वो तो बर्बाद कर देगा चीजों को। इफेक्टिव एरिया ऑफ कांटेक्ट वो भी इंक्रीज हो रहा है। रीजन क्या हो गया? क्योंकि ये एरिया रिड्यूस हो रहा। ठीक है, क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5 2013 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है द साइज ऑफ द सन एट डस्क, मतलब डूबते हुए, जब सूरज डूब रहा है तब जो सूरज का साइज है। द कलर ऑफ द सन एट डॉन, मतलब जब सूरज उदय हो रहा है उस समय का कलर। मून बीइंग विजिबल एट डॉन, ट्विंकल ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई। विच ऑफ द अबव आर ऑप्टिकल इल्यूजन? ऑप्टिकल इल्यूजन क्या होता है? एक फॉल्स, एक मिसलीडिंग परसेप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एंड ये क्यों हो रहा है? इल्यूजन है। कैसा इल्यूजन है? ऑप्टिकल इल्यूजन है। सो एक फॉल्स है, मिसलीडिंग परसेप्शन। एंड ये है क्यों मिसलीडिंग परसेप्शन? ड्यू टू हाउ लाइट इंटरैक्ट्स विद एटमॉस्फेयर एंड आवर आईज। इसी के कारण तो ये मिसलीडिंग है। समझ में आ रहा है? इसी के कारण ये फॉल्स परसेप्शन दिख रहा है। एंड यही जो परसेप्शन लाइट के कारण आपको फॉल्स लग रहा है उसको ऑप्टिकल इल्यूजन कहा जाता है। अब पूछ रहे हैं हमसे 1 से लेके 5 तक इनमें से कौन कौन सा ऑप्टिकल इल्यूजन है। पोल स्टार के बारे में हम लोग जियोग्राफी में भी पढ़े थे। ध्यान आ रहा है आपको क्वेश्चन? ठीक, पोल स्टार के बारे में उड़ान मैगजीन में भी पढ़े थे हम लोग। तो पोल स्टार बीइंग विजिबल इन द स्काई इज नॉट एन ऑप्टिकल इल्यूजन। तो ये तो पक्का नहीं होगा। तारे टिमटिमा रहे हैं है ना स्काई में। सो ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार्स इन द स्काई, ये तो हमको पता है कि ये ऑप्टिकल इल्यूजन है। बचपन में ही हम लोग पढ़े हैं ना कि ट्विंकलिंग ऑफ ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ये रिफ्रैक्शन के कारण होता है ना। स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, जहाँ पे लाइट जो है वो बेंड करता है अनप्रेडिक्टिवली ड्यू टू वेरिंग एयर डेंसिटीज इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। एंड उसके कारण क्या हो रहा है? हमें दिख रहा है, हमें लग रहा है कि स्टार मतलब दिस मेक्स द स्टार पोजीशन सीम्स टू शिफ्ट, एंड उसके कारण ये ट्विंकलिंग इफेक्ट दिख रहा है ना। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन इज द रीजन जिसके कारण ट्विंकलिंग स्टार हो रहा है। तो एक कारण तो ये हो गया पक्का, मतलब 4 इसमें है एंड 4 इसमें नहीं है। तो आंसर तो पक्का यही होगा। 4 इसमें था लेकिन इसमें 5 है, तो 5 तो गलत हो गया। समझ में आ रहा है आपको आंसर पे कैसे पहुंचना है? अगर नहीं भी कुछ पता है तो भी मतलब थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं ना। मान लो इन सब चीजों में आपको कंफ्यूजन हो रहा है, जबकि ये सब मतलब कैसे समझाएं? अब मून बीइंग विजिबल एट स्काई, ये ऑप्टिकल इल्यूजन थोड़ी है। ये सही बात है ना, ये ऑप्टिकल इल्यूजन नहीं है। ये भी पता होता तो भी आप चल जाते कि चलो यहाँ 3 है ये नहीं होगा, यहाँ 3 है ये नहीं होगा, यहाँ 3 है ये नहीं होगा, तब तो और आसानी से आप आंसर पे पहुंच जाते। द मून इज समटाइम विजिबल इन द मॉर्निंग, मून बीइंग विजिबल एट डाउन, मतलब मॉर्निंग के समय, उगते समय, सूरज उगते समय। सो कभी कभी आपको दिखता होगा ना सूरज उगते समय, मतलब मून भी दिखता होगा। सो द मून इज समटाइम विजिबल इन द मॉर्निंग सिंपली बिकॉज इट्स पोजीशन इन द स्काई
allows sunlight to reflect off it, making it visible. सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसके कारण क्या हो रहा है कि ये विजिबल हो जा रहा है. दिस इज अ रियल अकरेंस भाई, ये कोई इल्यूजन नहीं है. समझ में आ गया? तो बहुत बार मतलब ये भी चीज कर सकते हैं कि अगर मान लो कि हमको सारा ऑप्शन में कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कोई चीजों को पकड़ो, उस पे समझो. जैसे 4 पकड़ सकते थे, 3 पकड़ सकते थे, पोल स्टार पढ़े हुए हैं पहले से कि 5 तो पक्का नहीं होगा, तो 5 यहाँ है नहीं होगा. ठीक है, आंसर आप आराम से पहुंच सकते थे. अब बचता है हमारा ये देखो, साइज ऑफ द सन एट डस्क. दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन. Right, sun appeared larger near horizon due to atmospheric refraction. Color of the sun at dawn. The sun looks red and orange in the morning and evening because blue light scatter more in the atmosphere. जबकि रेड या ऑरेंज लाइट जो है ना वो पास थ्रू हो जाता है, मेकिंग द सन अपीयर रेडिश. दिस इज ऑप्टिकल इल्यूजन. बाकी तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. ठीक है, आंसर भी हमें पता चल गया. आंसर इज C124. वही चीज को बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में यहाँ पे लिख चुके हैं. मून बीइंग विजिबल एट डाउन एंड the pole star being visible in the sky, these are not optical illusion but actual phenomena which is based on the position of earth, moon and the stars. Clear है? Now question number 6. Rainbow is produced when sunlight falls on the drop of rain. जब sunlight बारिश की बूंदों पे पड़ रहा है. दिस इज बारिश की बूंद है ना, तो रेनबो बनेगा आपको. राइट, को क्या दिख रहा है? रेनबो. पूछ रहा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल फिनोमेना आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. तो डिस्पर्शन भी होगा, रिफ्रैक्शन भी होगा, इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होगा. आंसर क्या होगा? 1 2 3. डिस्पर्शन मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर्स. सो व्हाइट लाइट से क्या हो रहा है? डिफरेंट कलर्स. यही जब सनलाइट क्या हो रहा है ना, ये सनलाइट जब आपको रेन ड्रॉप पे इंटर कर रहा है तो डिफरेंट कलर बेंड कर रहे हैं डिफरेंट एंगल्स पे. क्यों? क्योंकि हर कलर का अपना अलग अलग वेवलेंथ है. एंड दिस सेपरेट व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स. विवग्योर है ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड. ठीक है. दूसरा रिफ्रैक्शन, ये भी कारण है. रिफ्रैक्शन मतलब बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर. ये एक लाइट है. राइट, ये अभी मान लो एक पर्टिकुलर मीडियम में है, मीडियम 1 में. अब जैसे 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 ये मीडियम 2 में जाता है तो क्या होगा? ये बेंड कर जाएगा. दिस इज ऑल्सो द रीजन. रिफ्रैक्शन इज ऑल्सो द रीजन. इंटरनल रिफ्लेक्शन, लाइट बाउंसिंग ऑफ इनसाइड द रेन ड्रॉप. ये रेन ड्रॉप है, इसमें लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट कर रहा है. दिस इज ऑल्सो द रीजन. सो आंसर क्या होगा हमारा? तीनों होगा, 1 2 3. ठीक है. अब ये सब चीज अगर आप कहीं पढ़े होगे तो शायद आप मतलब टिक कर सकते हो. हम लोग मेजरली करते क्या है, हम लोग टेक्नोलॉजी पार्ट पढ़ के जाते हैं एंड ये सब हम लोग छोड़ देते हैं. एंड ये सब एनसीईआरटी या फिर ब्लूसेंट वगैरह में भी दिया हुआ है. अब हम लोग या आप लोग ब्लूसेंट तो पढ़ोगे राइट. एंड ये 2013 में पूछा है, तो इतना घबराना भी नहीं है. जितना इसमें दिया हुआ है दैट इज इनफ. इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है वो देखना है. ठीक है, 1 2 क्वेश्चन के चक्कर में मतलब अब ब्लूसेंट लेके नहीं बैठना है. फिर से 2013 का ही क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? द नोन फोर्सेस ऑफ नेचर कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 क्लासेस. ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. विथ रेफरेंस टू देम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. तो ग्रेविटी जो है ना, ग्रेविटी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द 4. नहीं भाई, ग्रेविटी ही सबसे कमजोर है. इट इज एक्चुअली द वीकेस्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस बट वर्क्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस. ये ग्रेविटी का खासियत है. दिस वर्क्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस एंड इट गवर्न्स द लार्ज स्केल स्ट्रक्चर जैसे कि प्लैनेट, गैलेक्सीज. तो अगर स्ट्रेंथ का बात करेंगे तो ग्रेविटी सबसे कमजोर है. तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये. हमसे क्यों होगा? क्योंकि हमसे पूछा नॉट करेक्ट. यही पहला वाला ही नॉट करेक्ट है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म act only on the particles with electric charge. This statement is correct. Electromagnetism is a force between charged particle, जैसे कि attraction between a magnet and an iron. This force act only on the objects that have an electric charge, जैसे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन. फिर यहाँ बोल रहा है कि weak nuclear forces causes radioactivity. तो पहले weak nuclear force क्या होता है? These are the force responsible for radioactive decay. जहाँ पे unstable atom जो है वो break down हो जाता है एंड वो एनर्जी रिलीज करता है. इट प्लेज अ की रोल, इंपॉर्टेंट रोल इन रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर रिएक्शन. ठीक. लास्ट क्या बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होल्ड्स प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. सही है. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दैट इज फोर्स दैट होल्ड्स द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन टाइटली टुगेदर इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. दिस इज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ऑल फोर्सेस, है ना. तो वीक न्यूक्लियर फोर्स देख ही चुके हैं. स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दिस इज ये वाला, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग दीज 4 फोर्सेस एंड इट प्रिवेंट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम ब्रेकिंग अपार्ट. क्लियर है?
आंसर क्या होगा? ए, क्योंकि हमसे पूछा था गलत कौन सा है, एक्सप्लेन कर दिए यहीं पे वही सेम चीज। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ यूवी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम। 2012 का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखो, 2012 का क्वेश्चन है लेकिन कॉमन सेंस से सॉल्व हो सकता है। इट इनएक्टिवेट्स या किल द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द वाटर। ठीक लग रहा है, सही लग रहा है ना? ठीक है। इट रिमूव ऑल द अनडिजायरेबल ओडोर्स, है ना, महक, दुर्गंध, सारे दुर्गंध को हटा देता है। इज इट पॉसिबल? बताओ आप। नहीं ना, तो ये गलत होगा। अब जैसे 2 गलत होगा तो वैसे ये एंड ये गया। उसके बाद देखो, इट क्विकन द सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल, रिमूव टर्बिडिटी एंड इम्प्रूव्स द क्लैरिटी ऑफ वाटर। यूवी रेडिएशन का सेडिमेंटेशन से कोई लेना देना हो सकता है क्या? इसका एक भी इफेक्ट हो सकता है सेडिमेंटेशन पे? एकदम नहीं, गलत हो गया। तो गलत वैसे भी, तो 3 इसमें था, इसमें था, इसमें था। अगर ये स्टेटमेंट से भी मतलब कॉमन सेंस लगा के भी सोचते तो गलत होता। आंसर ए, है ना? ठीक है, सेम चीज एक्सप्लेन करा है। यहाँ ऑल लिखा हुआ है, लिख रहा है सेडिमेंटेशन ऑफ द सॉलिड पार्टिकल को फासन कर देगा। अरे काहे के लिए भाई, नहीं करे। यूवी रेडिएशन डज नॉट अफेक्ट द सेडिमेंटेशन ऑफ द पार्टिकल्स और टर्बिडिटी। दीज टास्क टिपिकली हैंडल्ड बाय फिजिकल प्रोसेस जैसे कि फिल्ट्रेशन, एडिंग कोगुलेंट टू हेल्ड पार्टिकल्स सेटल। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? इफ देयर वेर नो फेनोमेना ऑफ कैपिलैरिटी, तो 1 2 3 4 में से क्या लिख रहा है? Which of the following statement given are correct? अगर कैपिलैरिटी वाला फेनोमेना नहीं होता तो 1 2 3 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही होता? तो पहला तो ये कैपिलैरिटी या फिर कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये आपको पता है। दिस इज द अबिलिटी ऑफ लिक्विड टू मूव थ्रू नैरो स्पेस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स लाइक ग्रेविटी। समझ में आया? कैपिलरी एक्शन इज द अबिलिटी ऑफ लिक्विड टू मूव थ्रू द नैरो स्पेस विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक ग्रेविटी। दिस हैपेंस ड्यू टू कोहेजन, एडहेजन। कोहेजन माने कैपिलैरिटी हैपेंस ड्यू टू कोहेजन, एडहेजन। कोहेजन मतलब क्या होता है? इट इज अ फोर्स दैट मेक्स वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टुगेदर। ये वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से चिपके हुए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ कोहेजन। एडहेजन मतलब फोर्स दैट मेक वाटर मॉलिक्यूल स्टिक टू द सरफेस लाइक ग्लास, पेपर। सो ये वाटर मॉलिक्यूल ग्लास है ये मान लो या पेपर, इससे ये चिपका हुआ है, दिस इज नोन एज एडहेजन। कोहेजन माने मॉलिक्यूल चिपका हुआ है, स्टिक टुगेदर। एडहेजन माने सरफेस से चिपकना। ठीक, तो कैपिलैरिटी का मतलब समझ में आ गया। अब देखो बात क्या बोल रहा है कि इसमें से कौन कौन सा सही होता। तो इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज केरोसिन लैंप, एकदम डिफिकल्ट होता। दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। डिफिकल्ट होता ना, क्यों? इन अ केरोसिन लैंप, वो जो बाती लगाते हैं ना, मान लो कैसे समझाएं हम, ये मान लो केरोसिन डाला हुआ है इसमें, ये जो ठीक है ये बाती है, दिस विक जो है ना, इसको विक कहा जाता है। तो दिस बाती एब्जॉर्ब्स केरोसिन ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अलाउइंग इट टू रिच टू द फ्लेम। केरोसिन फ्लेम तक पहुंच रहा है कैसे? क्योंकि ये जो बाती है ये कैपिलरी एक्शन के कारण क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। अब कैपिलैरिटी अगर नहीं होता तो क्या होता? कैपिलैरिटी नहीं होता तो लैंप फंक्शन करता ही नहीं प्रॉपर्ली। तो ये स्टेटमेंट सही लिखा हुआ है कि इट वुड बी डिफिकल्ट टू यूज अ केरोसिन लैंप, राइट। दूसरा बोल रहा है नो वन वुड बी एबल टू यूज अ स्ट्रॉ टू कंज्यूम अ सॉफ्ट ड्रिंक। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉ जो है ना, इट वर्क्स ड्यू टू एयर प्रेशर डिफरेंस, नॉट कैपिलरी एक्शन। व्हेन वी सक द एयर आउट, द प्रेशर इनसाइड द स्ट्रॉ डिक्रीजेस, द लिक्विड इज पुश्ड अप बाय द एक्सटर्नल एयर प्रेशर। ठीक है, ये जो स्ट्रॉ काम कर रहा है ना सॉफ्ट ड्रिंक पीने के समय, दिस वर्क्स ड्यू टू एयर प्रेशर डिफरेंस। हम जब ये इसको इस पे मुंह लगा के ऐसे इसको खींच रहे हैं तो हवा बाहर आ रहा है, प्रेशर क्या हो रहा है इसमें, इसके अंदर प्रेशर क्या होगा? वो डिक्रीज कर जाएगा। एंड जैसे प्रेशर डिक्रीज करेगा तो फिर क्या होता है? लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ पुश होगा। ठीक है, तो दिस हैज नथिंग टू डू विद कैपिलरी एक्शन या कैपिलैरिटी। तो टू गलत तो गलत आंसर पे पहुंच गया। एंड इसीलिए तो आपको ये, क्योंकि ये तो सारे लोग मतलब स्ट्रॉ से कोल्ड ड्रिंक पीते थे, ये कब का बात हो रहा है देखो, या आज भी लोग स्ट्रॉ यूज कर रहे हैं। तो भले ये दोनों ऑप्शन नहीं भी समझ में आए, अगर ये ऑप्शन समझ में आ रहा है आपका काम हो जाता। अगर कैपिलैरिटी का फेनोमेना नहीं होता तो वन वुड नॉट बी एबल टू यूज स्ट्रॉ। क्यों नहीं भाई? स्ट्रॉ तो एयर प्रेशर डिफरेंस के कारण काम कर रहा है, कैपिलरी एक्शन के कारण थोड़ी काम कर रहा है। फिर ब्लॉटिंग पेपर अब्सॉर्ब इंक ड्यू टू कैपिलरी एक्शन, ठीक है, विच हेल्प्स लिक्विड स्प्रेड थ्रू पेपर फाइबर। विदाउट कैपिलैरिटी ब्लॉटिंग पेपर काम नहीं करता। ग्रोथ ऑफ बिग ट्रीज, फोर्थ वाला ऑप्शन। ट्री तो कैपिलरी एक्शन यूज करता है ना टू पुल वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव्स थ्रू टाइनी ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम। जाइलम की मदद से क्या होता है? कैपिलरी एक्शन परफॉर्म होगा, जहां पे पानी पाजुर
सॉरी रूट के पास जो पानी है, दैट पानी रीचेस टू द लीव्स. विदाउट कैपिलैरिटी ट्रीज वुड नॉट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड लार्ज ट्री वुड नॉट ग्रो. तो 1, 3, 4, ठीक है, स्ट्रॉ वाला ऑप्शन गलत होगा. तो यहाँ पढ़ लो, वही सेम चीज लिखा हुआ है. स्ट्रॉ के बारे में क्या लिख रहा है कि while capillary action help liquid rise in small spaces, drinking from a straw does not rely on capillarity. Instead, it relies on the air pressure difference when you suck on the straw. ठीक है, and बाकी सब तुम आपको समझा चुके हैं. Now, question number 10. An artificial satellite orbiting around the Earth does not fall. This is Earth. This is artificial satellite. ये रोटेट कर रहा है अर्थ को, तो ये गिर क्यों नहीं रहा है? दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ, आगे क्या, अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ डज नॉट एग्जिस्ट एट सच डिस्टेंस. गलत बात है. अट्रैक्शन मतलब ग्रेविटी ना, तो ग्रेविटी एग्जिस्ट इवन एट हाई एल्टीट्यूड, दो इट सीम्स स्लाइटली वीकर विथ डिस्टेंस. लेकिन होगा ना, यहाँ तो लिख रहा है डज नॉट एग्जिस्ट. दूसरा, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ the earth is neutralized by attraction of the moon. No, moon's gravity has no significant effect on satellite motion around the earth. तो ये बेकार पॉइंट है. थर्ड, क्या बोल रहा है, दिस इज सो बिकॉज द अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ प्रोवाइड नेसेसरी स्पीड फॉर इट्स स्टेडी मोशन. द अर्थ्स ग्रेविटी डज नॉट प्रोवाइड स्पीड. इंस्टेड द सैटेलाइट इज गिवन एन इनिशियल स्पीड ड्यूरिंग द लॉन्च. तो ये भी गलत हो गया. थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को चेक कर रहा है, इसीलिए आंसर इज डी. अर्थ जो है ना, नेसेसरी एक्सेलरेशन, अर्थ का ग्रेविटी जो है वो नेसेसरी एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है. एक्सेलरेशन माने कॉन्टिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन. तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर होगा डी. ठीक है. अच्छा, ध्यान क्या रखना है कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वो अपने ऑर्बिट में अराउंड द अर्थ रहता है. मतलब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस ऑर्बिट में रहेगा. ठीक है, ये ऑर्बिट हो गया ना आपका, तो ये ऑर्बिट में ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट रहेगा. इट डज नॉट फॉल डाउन ड्यू टू बैलेंस बिटवीन टू फैक्टर. पहला फैक्टर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. एंड दूसरा क्या है? हाई स्पीड ऑफ सैटेलाइट. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या कर रहा है? इट इज पुलिंग द सैटेलाइट इनवर्ड. वो अपने तरफ खींच रहा है, यहाँ जा रहा है इधर खींच रहा है, इधर जा रहा है इधर खींच रहा है. एंड स्पीड ऑफ द सैटेलाइट क्या कर रहा है? इसको आगे बढ़ने में मदद कर रहा है. जब वो इधर गया, जब सैटेलाइट यहाँ पे था, यहाँ से कहाँ जाना था उसको, वो ऐसे जा सकता था, राइट, ऐसे जाता. लेकिन क्या हो रहा है? इनवर्ड फोर्स इधर खींच ले रहा है. ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इधर खींच रहा है. तो फिर से ये सैटेलाइट इधर नहीं जाके इधर जा रहा है. फिर ऐसे जाना चाहिए था सैटेलाइट को अपनी स्पीड के कारण, लेकिन फिर से ये इधर खींच ले रहा है. समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? सो दिस इनवर्ड पुल ऑफ ग्रेविटी प्रोवाइड द नेसेसरी एक्सेलरेशन, दैट इज कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन. कॉन्टिन्यूअस चेंज इन द डायरेक्शन. ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे. ठीक है, आंसर हो जाएगा डी. नो, वही सेम चीज है. ठीक है, पढ़ लेना आप. क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, द सरफेस ऑफ अ लेक इज फ्रोजन इन सीवियर विंटर. सीवियर विंटर में जो लेक का सरफेस है, तालाब का सरफेस है, वो फ्रोजन हो जा रहा है, जम जा रहा है. बट द वाटर एट इट्स बॉटम इज स्टिल लिक्विड. मतलब ये मान लो तालाब है, ठीक है, तो ये जो सरफेस पे पानी है ये जम गया है, राइट, फ्रोजन. लेकिन जो नीचे पानी है ये अभी भी लिक्विड है. रीजन क्या है? देखो, वाटर का ना एक अनयूजुअल प्रॉपर्टी है. पता है क्या? कि वाटर जो है, दिस इज डेंसेस्ट at 4 degree Celsius, and this property helps lake remain liquid at the bottom even when the surface freezes. अब जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, इट डेंसर होते जाता है, इट बिकम डेंसर एंड सिंक्स, वो डूबेगा. एट 4 डिग्री सेल्सियस वाटर रीचेज इट्स मैक्सिमम डेंसिटी. एंड उसके बाद भी अगर टेम्परेचर अगर गिरेगा ना, तो वाटर एट द सरफेस कूल डाउन टू 0 डिग्री एंड फ्रीजेज इनटू आइस. हाउएवर द डेंसर 4 डिग्री Celsius water remains at the bottom in liquid form, preventing the entire lake from freezing. ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? कि सरफेस का पानी जो है, सरफेस ऑफ द लेक, वो फ्रीज कर जा रहा है सीवियर विंटर में, लेकिन नीचे का पानी, वो नीचे जो ये वाला है पानी, ये आपको अभी भी लिक्विड फॉर्म में है. रीजन क्या है? बिकॉज डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस. ये देखो अब, राइट. So this is the correct explanation because water has its highest density 4 degree Celsius पे. When the temperature drops to 0 degree Celsius, water जो है वो less dense हो जाता है and turns into ice which floats on top. The water below stays at 4 degree Celsius and remain liquid because it is denser. ठीक है, ये statement देखो क्या लिख रहा है कि ice is a bad conductor of heat. This is true. लेकिन this is not the explanation of why, this is not the proper explanation of what is asked in the question. This statement is, मतलब itself is true कि ice is a bad conductor of water, right?
but it does not explain why the water at the bottom remains liquid. Ice insulate water underneath, but its density of the water, that's the key to understanding this. This is the main reason. फिर क्या बोल रहे हैं, since the surface of lake is at same temperature as the air, no heat is lost. This is incorrect. Heat is still lost, but the water remains liquid at bottom because of its density properties. Question number 12. क्या पूछ रहा है, what is the difference between CFL and LED lamp? 1, 2, 3 कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है which of the given statement is are correct. तो CFL LED को लेके कुछ कुछ दिया हुआ है, तो पहले देख लो. जैसे CFL के बारे में अगर बात करें, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, इसका फुल फॉर्म होता है, ये मरकरी वेपर को यूज करता है. ठीक है, जिनको नहीं पता है वो बस अभी रख लो, क्योंकि अभी हम अगर ऑप्शन को पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में नहीं आएगा. इट यूजेस मरकरी वेपर इनसाइड अ ग्लास ट्यूब. ये मरकरी वेपर क्या है, अ लिक्विड मेटल दैट टर्न्स इनटू गैसेस, राइट. सो पहला बात तो ये कि जो ये CFL है, ये मरकरी वेपर को रखता है ग्लास ट्यूब में, एंड जब इलेक्ट्रिसिटी पास करता है ना इससे, तो इट प्रोड्यूसेस अल्ट्रावायलेट लाइट विच इंटरेक्ट्स विद द फॉस्फर कोटिंग टू प्रोड्यूस विजिबल लाइट. फॉस्फर कोटिंग क्या है, एक केमिकल है जो क्या होता है, जो चमकता है, दैट ग्लोज व्हेन एक्सपोज्ड टू UV लाइट. ठीक है, तो CFL के बारे में क्या देखा हमने कि इट यूजेस मरकरी वेपर, राइट, इनसाइड अ ग्लास ट्यूब. दिस इज अ ग्लास ट्यूब. अब जब इससे बिजली पास होगा, इलेक्ट्रिसिटी पास करेगा, तो ये अल्ट्रावायलेट लाइट को प्रोड्यूस करेगा, जो कि फॉस्फर कोटिंग से इंटरैक्ट करेगा, एंड जब ये इंटरैक्ट करेगा तो आपको विजिबल लाइट दिखेगा. LED के बारे में अगर बात करें, सो दिस LED लाइट एमिटिंग डायोड यूज करता है क्या, सेमीकंडक्टर मटेरियल को. सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या है, एक ऐसा मटेरियल दैट अलाउज इलेक्ट्रिसिटी टू पास इन वन डायरेक्शन एंड इमिट लाइट. सो LED uses a semiconductor material to generate electricity, to generate light directly without needing gases or coating. तो यहाँ आपको ना गैस चाहिए ना कोटिंग चाहिए, ये आपको LED मटेरियल जो है वो लाइट डायरेक्टली आपको दे रहा है. CFL का अगर मतलब लाइफ, ये आपको क्या बोलते हैं, CFL का लाइफ अगर देखेंगे ना, लाइफ स्पैन, तो ये कुछ 8000 से आपको 10,000 आवर्स दिखेगा, जलेगा, राइट. जबकि LED जो है ये ज़्यादा समय तक चलेगा. एंड ऑब्वियसली ना, मतलब ये समझना पड़ेगा हमें कि जो भी मॉडर्न होगा वो ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा लाइफ स्पैन होगा. पहले भी देख चुके हैं सोडियम वेपर लैंप एंड एक और LED लैंप में. तो ये जो LED लैंप है, ये आपको 25,000 से 50,000 तक चलता है, आर तक चलेगा. एनर्जी एफिशिएंसी में भी देखेंगे तो आप ही बताओ, CFL जो है वो ज्यादा मतलब एनर्जी को यूज करेगा, है ना, ज्यादा एनर्जी यूज करेगा, यूजेस मोर एनर्जी. अगर ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, इसका मतलब वो लेस एनर्जी एफिशिएंट है, जबकि ये जो है LED वो आपको कम एनर्जी यूज करेगा, इसका मतलब एफिशिएंसी इसका ज्यादा है. ठीक है, अब पढ़ो जल्दी से. सो डिफरेंस देखना था. टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज करता है मर्क्यूरी वेपर को, फॉस्फर को, जबकि LED यूज करता है सेमीकंडक्टर मटेरियल को. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है. ठीक है, देख लेंगे हम लोग, तो ये तो पक्का नहीं होगा. द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ CFL इज मच लार्जर देन दैट ऑफ LED लैंप. आप ऐसे ही काट सकते थे अगर आपको ये भी पता होता है कि LED मॉडर्न है तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा. यहाँ तो उल्टा लिख रहा है, तो 2 गलत, तो 2 यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत एंड यहाँ गलत. अब बचता है 1 एंड 3. CFL जो है वो लेस एनर्जी एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू LED. सही बात है, क्यों, क्योंकि CFL ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा है, ज्यादा एनर्जी खाता है जलने के लिए, तो लेस एफिशिएंट हो गया. दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. आंसर इज C 1 and 3. ठीक है, क्लियर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, अ लेयर इन अर्थ्स एटमॉस्फेयर कॉल्ड आयोनोस्फेयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन. क्यों? तो पहले तो आयोनोस्फेयर को समझ लो. आयोनोस्फेयर इज द लेयर ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर दैट कंटेन चार्ज्ड पार्टिकल्स. चार्ज पार्टिकल्स का मतलब क्या हो गया, आयन, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. एंड ये क्यों करते हैं कंटेन, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ सोलर रेडिएशन. तो सोलर रेडिएशन के कारण आयोनोस्फेयर चार्ज पार्टिकल को कंटेन करते हैं. अब ये जो चार्ज पार्टिकल ये कंटेन कर रहा है आयोनोस्फेयर, दिस हेल्प्स इन रेडियो कम्युनिकेशन. ठीक, by reflecting certain radio waves back to the earth, allowing long distance transmission without satellite. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा था कि a layer in the earth atmosphere called ionosphere facilitate radio communication. क्यों? पहला ऑप्शन है कि presence of ozone causes reflection of radio waves to the earth. This is incorrect ना. Ozone is present in stratosphere. इतना तो basic geography से पता होगा. And ozone absorbs UV radiation but does not play a role in reflecting radio waves. Radio waves are reflected by the charged particle जो कि ionosphere में है, not by ozone जो कि आपको stratosphere में है. तो ये तो गलत हो गया. Radio waves have a very long wavelength.
देखो रेडियो वेव्स डू हैव लॉन्ग वेवलेंथ बट नॉट ऑल रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाय आयनोस्फेयर, ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसी जैसे शॉर्ट रेडियो वेव गेट रिफ्लेक्टेड, शॉर्ट वेव रेडियो वो सिर्फ रिफ्लेक्ट होता है, जबकि बहुत लंबा बहुत लॉन्ग वेवलेंथ वाला जो है रेडियो वेव जैसे कि एएम रेडियो वेव, एएम रेडियो, दिस कैन समटाइम पास थ्रू, वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। आंसर क्या होगा? नेदर 1 नॉर 2। सो मिला जुला के बाद क्या ध्यान रखना है कि ओजोन डज नॉट रिफ्लेक्ट रेडियो वेव, जबकि जो आयनोस्फेयर में चार्ज पार्टिकल है वो रिफ्लेक्ट करता है। एंड दूसरा, नॉट ऑल रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड, ओनली सर्टेन फ्रीक्वेंसीज आर रिफ्लेक्टेड। ठीक है, जो शॉर्ट वेव रेडियो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, शॉर्ट वेवलेंथ वाले जो रेडियो वेव्स हैं वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। क्लियर है बात? ठीक है। नाउ चैप्टर 8 इज केमिस्ट्री। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, सो दिस इज फ्रॉम 2024। पहला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर हाइड्रोजेल्स यूज्ड। अब हमारे लिए तो सबसे पहले काम का यही होगा कि हम हाइड्रोजेल क्या होता है वो समझ लें। तो ये एक ऐसा मटेरियल है दैट कैन एब्जॉर्ब एंड होल्ड अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर while maintaining their structure, राइट। ठीक है, तो हाइड्रोजेल क्या है? एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपने स्ट्रक्चर को बरकरार रखेगा बट एट द सेम टाइम इट कैन एब्जॉर्ब, इट कैन होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। ठीक है, सो अब आप इसको क्या क्या चीजों में यूज कर सकते हो। सो कैन इट बी यूज्ड फॉर 1, 2 एंड 3, एक एक करके देखते हैं। तो अगर हाइड्रोजेल ये है तो क्या इसको यूज किया जा सकता है इन कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी इन द पेशेंट? एकदम किया जा सकता है। हाइड्रोजेल्स आर यूज्ड इन मेडिसिन टू रिलीज ड्रग्स स्लोली इनटू पेशेंट बॉडी इंश्योरिंग बेटर ट्रीटमेंट्स। दूसरा, can it be used in mobile air conditioning system? Yes, hydrogels can absorb heat and help in cooling system, making them useful in portable air conditioners. Third, can it be used in preparation of industrial lubricants? तो यहाँ भी ये यूज हो सकता है। हाइड्रोजेल reduces friction and are used in making lubricants for industries। तो हाइड्रोजेल 1, 2, 3 तीनों में यूज होगा। एंड जो हम लोग मतलब एक शुरू से जो देखते आ रहे बायोटेक के क्वेश्चन से कि जब कभी भी साइंस टेक का एप्लीकेशन वाला पार्ट आता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम आंसर डी होता है 1, 2 एंड 3। ठीक है, वही चीज आई हैव रिटन हियर कि हाइड्रोजन क्या है? वाटर एब्सॉर्बिंग पॉलीमर with application in various field due to their unique properties, जैसे controlled drug delivery in the patient की controlled मात्रा में, right? दूसरा, मोबाइल एयर कंडीशनिंग सिस्टम में। एंड तीसरा, प्रिपरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ल्यूब्रिकेंट्स में। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? दिस इज फ्रॉम 2021। कह रहा है वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड because it is dipolar in nature, it is good conductor of heat, it has high value of specific heat, it is an oxide of hydrogen। तो water can dissolve more substance than any other liquid। water दूसरे substance को ज्यादा मतलब dissolve कर लेता है दूसरे liquid के comparison में। water जो है वो ज्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है इन कंपैरिजन टू अदर लिक्विड। अदर लिक्विड जितने सब्सटेंस को डिसॉल्व करता होगा उससे ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंस को वाटर डिसॉल्व करता है। ये एग्जैक्ट है। ठीक, क्यों है? ABCD बताओ। इसको अगर पहुंचना है तो आप एलिमिनेशन से पहुंच सकते हो। स्पेसिफिक हीट से क्या लेना देना है? हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। आपको स्पेसिफिक हीट हम कहाँ पढ़ाए हैं? जियोग्राफी उड़ान में तो पढ़े ही है, राइट? आप में से किन लोगों को पता है स्पेसिफिक हीट क्या था? बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में स्पेसिफिक हीट का मतलब बताए थे। अगर वाटर गुड कंडक्टर ऑफ हीट है तो उससे क्या लेना देना है इसका? वाटर इज एन ऑक्साइड ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो उससे क्या हो गया? सब्सटेंस के ज्यादा डिसॉल्व होने का, ज्यादा नंबर ऑफ सब्सटेंस का डिसॉल्व होना, इस बात से क्या लेना देना है? कोई नहीं। सिंपल सा आंसर होगा कि वाटर का डाइपोलर नेचर है। वाटर कैन डिसॉल्व मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड बिकॉज इट इज डाइपोलर इन नेचर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखो यहाँ पे, this means water molecule have slight positive charge and slight negative charge and this help water to attract and dissolve different types of substance especially salts, polar compound, है ना? तो चूंकि इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब ये डाइपोलर है। एंड ये जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये इसका रीजन है कि वाटर दूसरे लिक्विड के कंपैरिजन में ज्यादा सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है, ज्यादा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिसॉल्व करता है। ठीक है, अब अदर ऑप्शंस देखो। Being a good conductor of heat does not relate to its ability to dissolve substance. High specific heat helps regulate temperature, not solubility. Being an oxide of hydrogen is a fact,
बट डज नॉट एक्सप्लेन इट्स डिसॉल्विंग पावर। तो एलिमिनेशन से भी सॉल्व किया जा सकता था ये क्वेश्चन को। मान लो डाइपोलर इन नेचर नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, ये तीनों तो पक्का नहीं होगा ना। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज फ्रॉम 2014। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द एग्जाम्पल या एग्जाम्पल्स ऑफ केमिकल चेंज। अब सिंपल सा बात है कि पहले हमको ये तो पता चल जाए कि केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज क्या होता है। तो केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज तब होगा जब कोई नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। यहाँ तक क्लियर है? तो केमिकल चेंज तब होगा व्हेन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, यहाँ पे पेपर क्या हो गया? ऐश, स्मोक में बदल गया ना, विच इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल पेपर। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन रिएक्ट्स विथ एयर एंड वाटर टू फॉर्म रस्ट, रस्ट एक नया सब्सटेंस है। कुकिंग फूड, रॉ वेजिटेबल्स, ये नए कुक्ड फॉर्म में आ जाता है, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड बैक। केमिकल चेंज के अगर कुछ फीचर्स बात करते हैं तो क्या होगा? एक तो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, दूसरा यूजुअली, राइट, यूजुअली इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड एंड इट ऑफन इन्वॉल्व्स कलर चेंज, हीट रिलीज, गैस फॉर्मेशन, न्यू स्मेल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इतना भी सिर्फ पता हो तो काम निकल जाएगा। ठीक, अब अभी लगे हाथ, ठीक है, ये सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी लगे हाथ फिजिकल चेंज देख लो। क्यों? क्योंकि हो सकता है अगले बार कभी फिजिकल चेंज के बारे में पूछ दे। तो फिजिकल चेंज क्या होता है? इट इज अ चेंज विच हैपेंस only, it happens when only the appearance of substance changes. Appearance of substance changes. नया substance नहीं बन रहा है physical change में, जो substance है उसका appearance बदल गया है, but its actual nature जो है ना, that is उसका जो chemical composition है, it remains same। समझ में आया? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखो, तो जैसे मेल्टिंग आइस, तो आइस वाटर में बदल गया, बट इट इज स्टिल वाटर ना, H2O। टीयरिंग पेपर, तो शेप चेंज हो गया, नया सब्सटेंस थोड़ी बना, इट इज स्टिल अ पेपर। बॉइलिंग वाटर टर्न्स इनटू स्टीम, बट इट इज स्टिल वाटर, H2O। समझ में आया? तो फिजिकल चेंज में अपीयरेंस ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस ओनली, केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है, राइट। अब बताओ इसमें से क्रिस्टलाइजेशन ऑफ, अब इसमें से केमिकल चेंज कौन कौन होगा? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नो, दिस इज अ फिजिकल चेंज, कोई नया सब्सटेंस थोड़ी बन रहा है, इट इज जस्ट अ फेज चेंज, जहाँ पे डिसॉल्व सॉल्ट जो है वो क्रिस्टलाइजेज आउट हो रहा है, तो दिस विल नॉट बी करेक्ट। ये तो फिजिकल चेंज है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये तो फिजिकल चेंज है, पहले ही देख लिए। अगर सिर्फ ये पता होता हमको कि मेल्टिंग ऑफ आइस ये तो फिजिकल चेंज है, तो पक्का ये एंड ये तो नहीं होता। अब बचता है 3 एंड बचता है नन। 3 में शावरिंग ऑफ मिल्क, दिस इज केमिकल चेंज बिकॉज न्यू सब्सटेंस दैट इज लैक्टिक एसिड अदर कंपाउंड्स आर फॉर्म ड्यू टू बैक्टीरियल एक्टिविटी। तो इसमें आपको नया सब्सटेंस बन रहा, तो आंसर क्या होगा मेरा? 3 only, that is B. This is what I have explained here. फिजिकल चेंज समझा दिए हैं, केमिकल चेंज समझा दिए हैं, ऑप्शन समझा दिए, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। इस बार केमिकल चेंज पूछा है, हो सकता है फिजिकल चेंज पूछ ले, बस इतना ध्यान रखना है। केमिकल चेंज में अपीयरेंस चेंज, इसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है, केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। और क्या? फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, कैन ऑफन बी रिवर्स्ड, कैन ओनली द फॉर्म और स्टेट चेंजेस, है ना, जैसे सॉलिड से लिक्विड में हो जाएगा। पेपर को टीयर किए, उसका शेप बदल गया। केमिकल चेंज वी हैव ऑलरेडी सीन कि नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, यूजुअली इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसमें आपको कलर बदल सकता है, हीट रिलीज होगा, गैस फॉर्मेशन होगा, नया स्मेल आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तो अब नहीं होगा, हमारा है नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 बायोलॉजी। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। Which one of the following is synthesized in the human body that dilates माने expand कर, that dilates the blood vessels and increases the blood flow। अब अगर ये आता है आपको तो ठीक है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में ना, मतलब अभी घर बैठ के अगर हम कुछ आपको समझा दे कि देखो ये तो ऑप्शन पक्का नहीं होगा या ये पक्का नहीं होगा, नहीं, एग्जाम में देख के थोड़ा सा डर वगैरह लगता है इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक। इसमें मतलब बहुत अगर कोई अच्छे से डिटेल में कुछ पढ़ा है, उसको याद है, तब शायद वो सॉल्व कर सकता है, नहीं तो मतलब टफ है ये क्वेश्चन। जैसे ये देखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, NO2, दिस इज अ पोल्यूटेंट, है ना। अगर ये पता होता, यहाँ हमसे क्या पूछ रहा है, जो सिंथेसाइज्ड हो रहा है ह्यूमन बॉडी में बन रहा है, पोल्यूटेंट है भाई, कैसे बनेगा?
ठीक, ये कहा गया आपको नाइट्रस ऑक्साइड, इसको लाफिंग गैस कहा जाता है ना, स्टेट पीसीएस वगैरह में तो बहुत पूछता है लाफिंग गैस, इसको एनेस्थेटिक के रूप में यूज किया जाता है। ये नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड, दिस इज हाईली रिएक्टिव केमिकल यूज्ड इन मेकिंग नाइट्रिक एसिड, तो इसको तो नाइट्रिक एसिड बनाने में यूज होता है। एंड ये तीनों में से कोई भी BCD में से कोई भी ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस नहीं करता है। एंड फिर से देख लो, ये ब्लड वेसल को डायलेट कर रहे हैं, माने ब्लड वेसल डायलेशन मतलब क्या हो रहा है, वाइंडनिंग करना ब्लड वेसल का, एक एक्सपेंशन करना ब्लड वेसल का। एंड दिस हैपेंस व्हेन द मसल्स इन द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स रिलैक्स अलाउइंग मोर ब्लड टू फ्लो थ्रू देम, तभी तो ब्लड फ्लो इंक्रीज हो रहा है ना। तो हमारे बॉडी में इतने डिस्कशन से तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे बॉडी में क्या जो है वो सिंथेसाइज हो रहा है नेचुरली, नाइट्रिक ऑक्साइड। दिस इज द केमिकल मेड बाय बॉडी दैट हेल्प ब्लड वेसल्स relax and open up. This makes it easier for blood to flow through them. कौन, नाइट्रिक ऑक्साइड। टफ क्वेश्चन था, ठीक है, टफ था इतना, मतलब कंफ्यूजन हमेशा लोगों को रहता है, ये नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रिक ऑक्साइड, मतलब लोग समझते हैं ना नाइट्रिक ऑक्साइड भी क्यों नहीं हो सकता पॉल्यूटेंट, मतलब दिमाग उस वक्त थोड़ी सोच सकता है कि एकदम पॉल्यूटेंट हो सकता है, ठीक है। तो दिस वाज one of the toughest question, right? ठीक है, I have written everything about nitrous oxide, nitrogen dioxide, नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड एंड यहाँ पे नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रोबायोटिक्स। 1 2 3 कुछ दिया हुआ है, हमसे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहले प्रोबायोटिक्स क्या होता है, प्रोबायोटिक्स आर द लाइव microorganism that is good bacteria and yeast that help keep the digestive system healthy. They naturally exist in the human body and are also found in certain foods, supplements, etc. right? ठीक है, अब पढ़ो। अब अगर इतना कुछ पता चल गया अब प्रोबायोटिक्स के बारे में, तो देखो दे आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, सही है। द ऑर्गेनिज्म इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी इंजेस्ट बट दे डू नॉट अकर नेचुरली अकर इन आवर गट। तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों? क्योंकि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली लीव इन आवर गट, तो यहाँ तो बोल रहा है कि अकर नहीं करता है, ठीक है, अकर नेचुरली इन आवर गट करता है, राइट। प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक। दिस इज इनकरेक्ट, तो 2 गलत, अब बचा 1 3, तो आंसर इज C 1 and 3, ठीक है। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो था कि दे इंक्लूड बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। प्रोबायोटिक्स हेल्पफुल ऑर्गेनिज्म है जैसे बैक्टीरिया यीस्ट, सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म नेचुरली लीव इन आवर गट, सो सेकंड स्टेटमेंट गलत होता है क्योंकि यहाँ लिख रहे हैं डू नॉट नेचुरली अकर। एंड द थर्ड स्टेटमेंट इज दे हेल्प ब्रेक डाउन मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज मेकिंग इट easier to digest the milk, so ये स्टेटमेंट सही है। सो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग बिकॉज डू नॉट नेचुरली अकर नहीं होगा, नेचुरली अकर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, with reference to the current trends in the cultivation of sugarcane in India, consider the following statement। ये 2020 का क्वेश्चन है, ये टफ क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आप कभी भी नहीं पढ़ के जा सकते हो। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप वहाँ सॉल्व कर पाए तो मतलब बहुत लकी हो, नहीं हो पाता है इस तरीके का क्वेश्चन कोई भी मैगजीन वगैरह में कवर, राइट। अब हमें कुछ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है विथ रेस्पेक्ट टू द ट्रेंड्स इन कल्टीवेशन ऑफ सुगर केन, कि करंट ट्रेंड्स क्या है सुगर केन कल्टीवेशन को लेके इंडिया में। हमसे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, एक एक करके समझते हैं। देखो पहला बोल रहा है सब्सटेंशियल सेविंग इन सीड मटेरियल इज व्हेन बर्ड चीप सेटलिंग्स आर रेज्ड इन a nursery and transplanted in the main field. This statement is correct. A substantial saving in seed material is when bud chip seedlings are raised in nursery and transplanted in the main field. Because ये जो समझना, ये जो bird chip technology है ना, bird chip technology मतलब a method where small bird portion of the sugar cane are planted instead of whole cane pieces. तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप पूरा सुगर केन का जो होल मतलब आप पूरा एक पीस है वो पीस नहीं लगा के आप स्मॉल बर्ड पोर्शन ऑफ शुगर केन को आप लगा रहे हो, प्लांट कर रहे हो, ठीक है, स्मॉल बर्ड पोर्शन। तो जब आप BCT दैट इज बर्ड चिप टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हो, सो यूजिंग BCT reduces the amount of sugarcane used as seed material, leading to cost saving. It also ensure healthy
ग्रोथ, हेल्दी प्लांट ग्रोथ, राइट। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि व्हेन डायरेक्ट प्लांटिंग ऑफ सीड इज डन द जर्मिनेशन परसेंटेज इज बेटर with single budded sets as compared to set with many buds. This statement is wrong. क्यों? क्योंकि ये जो मल्टी बडेड सेट्स है या मेनी बर्ड्स वाला जो सेट है, इसका मतलब क्या हो गया? मल्टी बर्डेड सेट्स का मतलब क्या हो गया? सुगर केन पीसेस विथ मल्टीपल ग्रोइंग पॉइंट्स, जिसमें आपको मल्टीपल ग्रोइंग पॉइंट्स है, तो इसको मल्टी बर्डेड सेट्स कहा जाता है। दीज मल्टी बर्डेड सेट्स जनरली हैव बेटर जर्मिनेशन बिकॉज दे प्रोवाइड मोर एनर्जी फॉर द इनिशियल ग्रोथ। जबकि ये जो सिंगल बडेड सेट्स है, मतलब पीसेस विथ ओनली वन ग्रोइंग पॉइंट, दीज सेट्स मे फेस चैलेंजेस इन जर्मिनेशन। यहाँ तो उल्टा बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है सिंगल बडेड सेट वो ज्यादा अच्छा है, गड़बड़ हो गया, ठीक। फिर देखो थर्ड स्टेटमेंट, इफ बैड वेदर कंडीशन प्रिवेल व्हेन सीड्स आर डायरेक्टली प्लांटेड सिंगल बडेड सेट्स have better survival as compared to larger sets. This statement is again incorrect because जो larger set है, that is longer sugarcane cutting with multiple buds, these larger sets have more stored nutrients which help them to survive adverse weather. So larger sets जो है ना वो better होते हैं single sets के, single budded sets के। यहाँ फिर से उल्टा बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है single budded sets have better survival, नहीं larger sets का better survival होगा, तो ये भी गलत। फिर आता है फोर्थ स्टेटमेंट, दिस इज करेक्ट, कि सुगर केन कैन बी कल्टिवेटेड यूजिंग सेटलिंग्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम टिश्यू कल्चर। सो या टिश्यू कल्चर मतलब क्या होता है? लेबोरेटरी मेथड जहाँ पे नए प्लांट्स को ग्रो किया जाता है फ्रॉम फ्यू सेल्स टू प्रोड्यूस डिजीज फ्री एंड हाई यील्डिंग प्लांट, दिस इज टिश्यू कल्चर। सो टिश्यू कल्चर इज वाइडली यूज्ड इन मॉडर्न सुगर कल्टिवेशन, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, ठीक है। तो 1 और 4 हमारा आंसर होगा। देखो इस तरीके के क्वेश्चन के पीछे पढ़ना भी नहीं, राइट। अगर आपसे बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है इग्नोर करके चलना है। ये जबरदस्ती का हम भी अगर समझा भी देंगे उससे कुछ नहीं होने जा रहा है। जैसे फिर से मैं आपको यहाँ समझा दे रहे ताकि आप जब ये क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप इस चीज को एक बार दिमाग में रखना, एक तो ये रिपीट होगा नहीं, राइट, एंड दूसरा कि इस तरीके के क्वेश्चन को कभी आपको टारगेट करना भी नहीं है। हम बस ऐसे समझा दे रहे हैं। ये जो बर्ड चीप टेक्नोलॉजी है, ये क्या है? ये एक ऐसा मेथड है जहां पे स्मॉल बर्ड पोर्शंस ऑफ सुगर केन आर प्लांटेड इंस्टेड ऑफ होल केन पीसेस, ठीक है। दूसरा यहाँ सिंगल बर्डेड सेट्स एंड मेनी बर्ड्स, इसको मल्टी बर्डेड सेट्स बोलते हैं, ठीक है, मल्टी बर्डेड सेट्स। हम सिर्फ समझाने के लिए आपको बता दे रहे हैं ताकि आप जब रिवाइज करो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। सिंगल बर्डेड सेट्स, मल्टी बर्डेड सेट्स, सिंगल बर्डेड सेट्स और मल्टी बर्डेड सेट्स में क्या डिफरेंस होता है? तो मल्टी बर्डेड सेट्स क्या होता है? सुगर केन पीसेस विथ मल्टीपल ग्रोइंग पॉइंट, जबकि सिंगल बर्डेड सेट्स जो है पीसेस विथ ओनली वन ग्रोइंग पॉइंट, ठीक है। यहाँ लार्ज सेट लिखा हुआ है, लार्ज सेट का क्या मतलब होता है? लॉन्गर सुगर केन कटिंग्स विथ मल्टीपल बर्ड्स। तो ऑब्वियसली ये अच्छा होगा, ऑब्वियसली मल्टी बर्डेड अच्छा होगा सिंगल बर्डेड से, ऑब्वियसली ये जो लार्जर सेट है वो अच्छा होगा सिंगल बर्डेड सेट से, मल्टी बर्डेड ज्यादा अच्छा होगा सिंगल बर्डेड से। यहाँ पे 2 और 3 में क्या किया है? दोनों स्टेटमेंट को रिवर्स कर दिया है, उल्टा कर दिया है, ठीक है। मल्टी बर्डेड अच्छा होगा सिंगल से, लार्ज सेट अच्छा होगा सिंगल सेट से, ठीक। बर्ड चिप टेक्नोलॉजी हम लोग समझ चुके हैं। एंड फोर्थ वाला जो था इट टॉक्स अबाउट टिश्यू कल्चर, ठीक है। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा C 1 और 4, ठीक है। यहाँ पे हम वही चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। अब पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। बताओ, प्लांट सेल हैव सेलुलोज वॉल जबकि एनिमल सेल डू नॉट हैव, सही बात है। फिर प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन जबकि अनलाइक एनिमल सेल्स विच डू, अरे दोनों में ना आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगे। बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। इसमें बोल रहा है कि प्लांट के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता है, एनिमल सेल के पास होता है, प्लांट सेल में नहीं होता, तो गलत है, दोनों में होता है। थर्ड बोल रहा है मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वैक्यूल व्हाइल an animal cell has many small vacuoles. This statement is also correct. Large vacuole क्यों होता है इनके पास? To store water, nutrient, जबकि animal के पास small vacuoles होते हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 3। सिंपल पता होता कि 2 गलत है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होता है, तो 2 इसमें था, इसमें था, इसमें था, गलत हो गया। तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन आपको यहाँ से भी सॉल्व करना है, राइट। ऑलरेडी एक्सप्लेन दिस थिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछ रहा है, 2019 का क्वेश्चन। हेपेटाइटिस एंड या HIV यही सब कुछ तो पूछ रहा है ना, ठीक है। अब सबसे पहले तो हेपेटाइटिस क्या होता है वो देख लो। हेपेटाइटिस एक ऐसा डिजीज है that causes inflammation, that is swelling and damage in the liver. This is caused by viruses, alcohol, drugs, autoimmune
डिजीज, ठीक। अब हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, नॉट करेक्ट। तो पहला हेपेटाइटिस बी वायरस इज ट्रांसमिटेड मच लाइक HIV, ये स्टेटमेंट सही है। हेपेटाइटिस बी अनलाइक हेपेटाइटिस सी डज नॉट हैव वैक्सीन, नहीं ना, यही तो मतलब ध्यान देना है आपको। वैसे आपको मतलब नहीं पता होता तो नहीं पता होता ना, मतलब इस पे कोई लॉजिक तो लगेगा नहीं, बिकॉज देयर इज वैक्सीन फॉर हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन है, एंड हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन नहीं। हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है ना, नॉट करेक्ट, तो ये आंसर होगा बी, दिस इज रॉन्ग। हमसे पूछ रहा नॉट करेक्ट, तो दिस इज रॉन्ग। आंसर क्या होगा हमारा, हमारा आंसर होगा बी। फिर थर्ड बोल रहा है ग्लोबली द नंबर ऑफ पीपल इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी एंड सी वायरसेस आर सेवरल times more than those infected by HIV, this is also correct। फिर कह रहा है some of those infected with hepatitis B and C viruses do not show symptoms for many years, this is also correct। हमसे पूछा incorrect, not correct, तो आंसर क्या होगा हमारा B, ठीक है। अब आपके सहूलियत के लिए हम यहाँ पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आपको दे दें, ताकि अगर एक तो ये क्या कर रहा है, आपके हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है, जो समझा दिया वही है यहाँ पे। अब यहाँ पे हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स लिख दिया है। जैसे हेपेटाइटिस ए, दिस इज स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड ये माइल्ड लेवल का होगा एंड वैक्सीन अवेलेबल होता है। बी के बारे में बात करें तो स्प्रेड वाया ब्लड, सेक्स, मदर टू चाइल्ड, कैन बी क्रॉनिक, इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। सी के लिए बात करेंगे तो इन्फेक्टेड ब्लड से स्प्रेड होता है, कोई वैक्सीन नहीं है एंड बट ट्रीटेबल है, ठीक है, कोई वैक्सीन नहीं है लेकिन ट्रीटेबल है। हेपेटाइटिस डी के बारे में बात करेंगे तो इट अफेक्ट्स ओनली हेपेटाइटिस बी पेशेंट, वर्स कर देता है कंडीशन को, प्रिवेंटेड बाय हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ई का बात करेंगे तो स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड फूड वाटर, माइल्ड होता है बट रिस्की इन प्रेगनेंसी, वैक्सीन अवेलेबल है इन सम कंट्रीज, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज फ्रॉम 2019। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजन फॉर द अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजेंस इन इंडिया, 1 2 3 4 एंड फिर सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सबसे पहला तो ये जानना है कि व्हाट इज दिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन। तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इन माइक्रोबियल पैथोजन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इट मींस दैट द बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट्स, ऑल दिस बिकम रेजिस्टेंस टू मल्टीपल एंटीबायोटिक्स और एंटीवायरल, एंटीफंगल ड्रग्स। तो आप एंटीवायरल ड्रग दो, एंटीफंगल ड्रग दो या एंटीबायोटिक्स दो, इन सब चीज को ना लेके ये सब रेजिस्टेंट हो जाते हैं माइक्रोबियल पैथोजेंस। अब वो बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई हो, पैरासाइट्स हो, दे बिकम रेजिस्टेंट, उन पे असर ही नहीं होगा टू दीज मल्टीपल एंटीबायोटिक्स, एंटी वायरल, एंटीफंगल ड्रग्स, एंड दिस मेक्स इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट। अब हमसे पूछ रहा है कि रीजन क्या है फॉर द अकरेंस ऑफ दिस मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। तो जनरल कारण क्या हो सकता है, ओवर यूज आप कर रहे हो एंटीबायोटिक्स को, आप ट्रीटमेंट इनकम्प्लीटली, मतलब इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट हुआ, आप छोड़ दिए, नॉट फिनिशिंग द प्रेस्क्राइब्ड मेडिसिन। ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स में क्या है, आप एंटीबायोटिक्स ले रहे हो विदाउट द नीड, पुअर इन्फेक्शन कंट्रोल, अनहाइजीनिक हॉस्पिटल, मिसयूज ऑफ ड्रग्स इन एनिमल, म्यूटेशन, दैट इज माइक्रोब चेंज देयर जीन टू रेजिस्ट द ड्रग। ये सारा कुछ कारण हो सकता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का। तो पहला पूछ रहा है जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन ऑफ सम पीपल, अरे and multi-drug resistance has something to do with antibiotic use, इसको जेनेटिक फैक्टर से क्यों जोड़ना है, तो ये तो पक्का नहीं होगा 1, तो जैसे ये गलत हुआ खत्म। अब बचता है 2 3 4, तो 4 चेक कर लेते हैं, अगर 4 हो गया तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आंसर हो जाएगा हमारा मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, इसका कोई लेना देना नहीं, उससे क्या हो जाएगा, नहीं होगा आंसर ही। टेकिंग इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स टू क्योर डिजीज, सही बात है। अब आप इन एंटीबायोटिक डोज आप लेते रह रहे हो, वो ड्रग रेजिस्टेंट, वो जो पैथोजन है वो रेजिस्टेंट हो गया। यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्म हो गया मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट वो माइक्रोबियल पैथोजेंस। तो आंसर क्या होगा हमारा 2 and 3, ठीक है। देखो, यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइवस्टॉक फार्मिंग, this also contribute to multi-drug resistance. Antibiotics are often used in animals which can lead to resistance that can spread to human. Yeah, taking incorrect dose of antibiotics, this is a major reason for multi-drug resistance. When people take wrong dose or stop antibiotics too early, bacteria can survive and become resistant. यही दोनों हमारा आंसर होगा। पहला जो है genetic predisposition of some people, this is not the major reason for the occurrence of multi-drug resistance. The main causes are related to antibiotic
यूज एंड नॉट जेनेटिक फैक्टर्स। फोर्थ क्या बोल रहा है, मल्टीपल क्रोनिक डिजीज इन सम पीपल, व्हाइल क्रोनिक डिजीज can complicate treatment. They are not the main cause of multi-drug resistant. The main concern is how antibiotics are used. अगर multiple chronic disease हो रहा है ना लोगों में तो ठीक है, ये चिंता का विषय है, लेकिन मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस इसका कोई लेना देना नहीं है। उसका लेना देना किससे कि आप किस प्रकार से एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हो। आंसर क्या होगा, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये 2018 का क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है, 1 2 3 4 कुछ लिखा हुआ है, लिख रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द अबव स्प्रेड प्लांट डिजीज। क्या बर्ड से होगा, एकदम होगा। डस्ट ब्लोइंग से होगा, एकदम होगा। रेनफॉल से होगा, एकदम होगा। विंड ब्लोइंग से होगा, एकदम होगा। आंसर क्या होगा, डी 1 2 3 4, राइट। अब इस पे क्यों मतलब समय बर्बाद करना है, सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक पढ़ लो। प्लांट में बीमारी किस प्रकार से फैल रहा है, बर्ड से फैल सकता है, एकदम फैल सकता है। बर्ड कैन स्प्रेड, देखो यहाँ क्या एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, बर्ड कैन स्प्रेड प्लांट डिजीज एज दे कैन कैरी इन्फेक्टेड सीड्स और स्पोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डस्ट जो है वो पैथोजन जैसे फंगी बैक्टीरिया कैरी करता है, दैट स्प्रेड डिजीज व्हेन इट सेटल्स ऑन प्लांट। सिमिलरली रेन, सिमिलरली विंड ब्लोइंग, है ना। तो ऑल दीज फैक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू स्प्रेड ऑफ प्लांट डिजीज। आंसर हो गया डी। फिर क्वेश्चन नंबर 8 2016 से है, पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, फंगी एंड प्लांट। बस एक बात ध्यान रख लेना है कि वायरसेस कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, फंगी, प्लांट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3, आंसर इज डी। अब बहुत अच्छा बात यहाँ लिखा हुआ है, देखो कि बैक्टीरिया कैन इन्फेक्ट वायरसेस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, दिस इज करेक्ट। वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, उसी को तो बैक्टीरियोफेजेस कहा जाता है। फिर वायरस कैन इन्फेक्ट फंगी, some virus can infect fungi causing fungal disease. Virus can infect plant, certain viruses infect plant causing various plant disease. अब बैक्टीरियोफेज अगर वर्ड आएगा तो ये क्या है, ये वायरस है, ध्यान रखना है। वैसा वायरस जो किसको इन्फेक्ट कर रहा है, बैक्टीरिया को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डिप्थेरिया, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, विच ऑफ द अबव डिजीजेस has been eradicated in India। कौन कौन सा हुआ है, सिंपल क्वेश्चन था। आंसर इज बी 3 ओनली, that is only chicken pox। ठीक है, अब ये डिप्थेरिया के बारे में I have written here, this is a bacterial infection that creates a thick gray of coating, कहाँ पे, थ्रोट में, making breathing difficult, it is spread through cough, sneeze, टचिंग इन्फेक्टेड सरफेस। इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है। चिकन पॉक्स का बात करेंगे तो ये वायरल इन्फेक्शन है दैट कॉजेज इची रैश विथ ब्लिस्टर्स ऑल ओवर द बॉडी, इट स्प्रेड्स इजिली थ्रू कफिंग, स्नीजिंग, टचिंग द रैश, इसके लिए भी वैक्सीन अवेलेबल है। स्मॉल पॉक्स के बारे में बात करेंगे तो अ डेडली वायरल डिजीज दैट कॉज्ड हाई फीवर एंड पस फिल्ड ब्लिस्टर, जो ब्लिस्टर्स है ऐसे, इसमें आपको पस भर जाते हैं। इट स्प्रेड थ्रू क्लोज कॉन्टैक्ट बट वाज कंप्लीटली इरेडिकेटेड, वाइप्ड आउट बाय वैक्सीनेशन। ठीक है, सो सिर्फ चिकन पॉक्स दैट इज B3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, अब ये क्वेश्चन पे मतलब आप कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा सा। आप कहाँ से पढ़ के चल जाओगे इस तरीके का स्टेटमेंट, वही सोचना पड़ेगा ना। ये सब स्टेटमेंट कोई थोड़ी मतलब कहीं कोई पढ़ता है। पढ़ो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 2014 का क्वेश्चन है कि क्या मेस कैन बी यूज्ड फॉर, कैन बी लिख रहा है, क्या मेस कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, एकदम हो सकता है ना। ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेस कैन बी अ फीडस्टॉक फॉर बायोडीजल, क्यों नहीं हो सकता है। अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग मेस, एकदम हो सकता है। अब इसके लिए या इस तरीके का टॉपिक आप कहाँ से पढ़ोगे, आप बताओ। आंसर क्या होगा, आंसर होगा D 1 2 and 3। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे लिख दिया है। मेज मैंने क्या, मक्का ना, कॉर्न। दिस इज कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस अ स्टार्च which is used in food and other product. Maize oil can be used to make biodiesel which is a renewable source of energy, right? And थर्ड जो अल्कोहलिक बेवरेजेस का बात कर रहा है तो मेज इज यूज्ड टू प्रोडक्ट अल्कोहलिक ड्रिंक्स जैसे बियर, विस्की। ठीक है, हो गया आंसर D 1 2 and 3। क्वेश्चन 11 देखो, Which of the following statement is are correct regarding vegetative propagation of plants? बहुत मतलब रेयरली इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, दिस इज अ मेथड ऑफ प्लांट रिप्रोडक्शन जहाँ पे न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द पार्ट्स लाइक रूट्स, स्टेम्स, लीव्स इंस्टेड ऑफ सीड्स। तो सीड्स की जगह पे आप इस तरीके के पार्ट्स ऑफ द प्लांट को आप यूज करते हो, उसको आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स कहोगे। अब यहाँ क्या कह रहा है कि क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्रोड्यूसेस अ क्लोनल पॉपुलेशन। Exactly, since new plant come from the single parent, they are genetically identical, that is clonal population। दूसरा, vegetative propagation helps in eliminating the virus। कैसे, if the parent plant has a virus तो new plant usually gets it too, है कि नहीं। ये plant था,
इस प्लांट के रूट से आप ये नया प्लांट बना रहे हो, इसी पुराने प्लांट का ही तो रूट लिए ना। अब इसमें मान लो कोई प्रॉब्लम था या बीमारी था या वायरस था तो वो इसमें तो जाएगा ही, लेकिन दिमाग तो मतलब क्या हो गया कि हेल्प इन एलिमिनेटिंग द वायरस, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। बट आपकी जानकारी के लिए देयर आर सम स्पेशल टेक्निक्स, जैसे कि मेरिस्टेम कल्चर, वो वायरसेस को रिमूव कर सकता है, ठीक है। थर्ड, इन जनरल सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से वायरस को आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हो। थर्ड स्टेटमेंट जो है, वेजिटेटिव propagation can be practiced most of the year. This is true. Unlike seed-based production, which depends on season, vegetative propagation can be done anytime under the right conditions. So this is correct. Answer is 1 and 3, that is C. I have explained everything for you. राइट चलो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। दिस इज फ्रॉम 2014। एक तरफ विटामिन का नाम दिया हुआ है, एक तरफ उससे उसके डेफिशिएंसी से जो डिजीज हो रहा है उसका नाम दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है कि कौन सा, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, विच ऑफ द पेयर गिवन अबव इज आर करेक्टली मैच्ड, राइट। तो क्या विटामिन सी के डेफिशिएंसी से स्कर्वी होता है? अगर आपको पता है आप तभी मतलब सही कर पाओगे ना, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, ठीक। एंड विटामिन ई के कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो नहीं होता है, ठीक है। एंड ये मतलब बहुत मैंने बच्चों को पता होगा ना, क्यों? क्योंकि अगर कौन से विटामिन के डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है उसमें सबसे पहले तो हम लोग विटामिन ए पढ़ेंगे एंड उसमें नाइट ब्लाइंडनेस पढ़ते ही हैं, राइट। तो मोस्टली लोगों को याद ही होता है, ठीक है, कि विटामिन ए की कमी से होता है। इसका मतलब 3 गलत, तो ये गलत, ये गलत। अब हमारे पास ऑप्शन है कि हम इसके साथ जाएं या इसके साथ जाएं, ठीक है। एंड अगर ये दोनों में आप श्योर हो तो फिर करेक्ट आंसर इज 1 and 2 ओनली, दैट इज ए, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, स्कर्वी क्या होता है, रिकेट्स, नाइट ब्लाइंडनेस, क्योंकि ये सारे यहाँ पे मेंशन है ना, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड। एंड यहाँ पे तो वही एक्सप्लेनेशन जो है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन वो दिया है। जैसे स्कर्वी, दिस इज कॉज्ड बाय विटामिन सी, लैक ऑफ विटामिन सी, इट लीड्स टू ब्लीडिंग गम्स, वीकनेस, स्लो वाउंड हीलिंग। मतलब अगर आपको घाव हो जाएगा, राइट, चोट लग जाएगा, तो वो घाव जो है, ये घाव को मतलब सही होने में समय लगता है, राइट। फिर फाउंड इन पीपल हु डोंट ईट इनफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। रिकेट्स क्यों होगा? विटामिन डी की कमी से, कैल्शियम फास्फोरस की कमी से यहाँ हड्डी, बोन वीक हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, लीडिंग टू बेंट लेग्स, मोस्टली इन चिल्ड्रन। सनलाइट एंड डेयरी प्रोडक्ट्स हेल्प प्रिवेंट इट। नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में क्या लिख रहा है? दिस इज caused by lack of vitamin A, makes it hard to see in dim light. Eating carrots, spinach, dairy can prevent it, ठीक है। now question number 13 क्या कह रहा है? Lichens which are capable of initiating ecological succession even on a bare rock are actually a symbiotic association of, बहुत सिंपल सा है ना, सबको पता ही होता है लाइकेंस के बारे में। क्या होगा आंसर एल्गी एंड फंगाई का जो म्यूचुअल रिलेशनशिप होगा उसको लाइकेंस कहा जाता है, ठीक है बात। So lichens are made up of two organisms living together in symbiotic relationship. Symbiotic relationship का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे they are providing mutual benefit to each other. कौन कौन सा होगा? Algae and fungi या fungus, जो बोलो। Algae क्या है? Tiny plant like organism जो कि photosynthesis करके, algae photosynthesis करके क्या करता है? फूड बनाएगा using sunlight, है ना। photo that is using sunlight, ये फूड बनाता है। Now fungus का अगर बात करते हैं तो this is a type of organism that absorbs water and mineral and provide structure and support to algae. And फिर ये क्या कह रहा है कि this lichens are capable of initiating the ecological succession even on a bare rocks. बंजर जमीन पे भी it is having the capability to initiate the ecological succession. Ecological succession का simple भाषा में मतलब अगर समझना है तो क्या होता है? This is a gradual process. देखो मतलब बहुत अच्छा definition हो सकता है, हम आपको बस समझ में आ जाए वो हम बता रहे हैं। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ लाइफ ग्रोइंग इन अ लाइफलेस एरिया लाइक बेयर रॉक, ठीक है। तो एल्गी क्या कर रहा है? फूड बना रहा है। फंगस क्या कर रहा है? इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, वाटर एब्जॉर्व कर रहा है। एंड इस हिसाब से क्या हो रहा है? प्लांट ग्रो कर रहा है। कहाँ पे? एम्प्टी एरियाज में। एंड इस प्रकार से ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में मदद करता है। तो लाइकेंस आर मेड अप ऑफ टू ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर इन अ सिम्बायोटिक रिलेशन। कौन कौन सा? एल्गी एंड फंगी, ठीक है। नाउ वही सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लिख रहा है फ्रूट्स स्टोर्ड इन अ कोल्ड चैम्बर एग्जिबिट लॉन्गर सेल्फ लाइफ बिकॉज। 2013 का क्वेश्चन है। अब नहीं पूछ रहा इस तरीके का क्वेश्चन, राइट। हम लोग यहाँ बहुत सारा क्वेश्चन देख चुके हैं,
ठीक है, इधर से पूछ ही नहीं रहा है ना, ये 14 13 ऐसे करके ही है। अभी आपको 12 11 के बहुत से क्वेश्चंस दिखेंगे जो अब नहीं पूछ रहे, उस वक्त पूछ रहे थे, तो कम से कम जितना पूछ रहा है उसके अराउंडिंग तो कॉन्सेप्ट डेवलप कर ले। सो लिख रहा है ना कि फूड जो कोल्ड चेम्बर में स्टोर है उसका सेल्फ लाइफ, स्टोरेज लाइफ वो बड़ा लंबा हो जाता है, वो लंबे समय तक ठीक रह जाता है। क्या कारण है? तो एक्सपोजर टू सनलाइट इज प्रिवेंटेड, कंसंट्रेशन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज्ड ऑफ कार्बन एनवायरनमेंट, पता नहीं ये ऑप्शन शायद हम गलत लिख दिए हैं, खैर उससे कोई मतलब लेना देना नहीं है। अच्छा, ये शायद यहाँ पे एग्जैक्टली ये होना चाहिए था कि कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट इज इंक्रीज, तो ये भी नहीं होगा। सिंपल सा बात है, हमें बताना है कि फ्रूट्स जब कोल्ड चेम्बर में रहता है तो उसका स्टोरेज लाइफ ज़्यादा, मतलब वो लंबे समय तक अगर रहता है तो उसका लाइफ क्यों बढ़ जाता है ना, ये बताना है। तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। सो फ्रूट्स स्टोर्ड इन द कोल्ड चैम्बर हैव अ लॉन्गर सेल्फ लाइफ बिकॉज क्योंकि लोअर टेम्परेचर अगर होगा, सो लोअर टेम्परेचर स्लोज डाउन द मेटाबॉलिज्म, पर्टिकुलरली रेट ऑफ रेस्पिरेशन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया दे यूज लेस एनर्जी। अगर लेस एनर्जी यूज कर रहा है, और क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फ्रूट है ना, दिस फ्रूट, ये फ्रूट पकेगा, राइपन होगा बहुत स्लोली, एंड जब ये धीरे धीरे पकेगा तो इट विल रिमेन फ्रेश फॉर लॉन्गर टाइम। तो सिंपल सा कारण क्या है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पे भी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 लिख रहा है मेनी ट्रांसप्लांटेड सीडलिंग्स डू नॉट ग्रो बिकॉज, देखो जब कभी भी सीडलिंग्स मतलब क्या होता है? यंग प्लांट समझ लो। सो व्हेन सीडलिंग्स दैट इज यंग प्लांट्स आर ट्रांसप्लांटेड का मतलब क्या हो गया? ट्रांसप्लांटेड का मतलब हुआ एक जगह से उसको दूसरी जगह ले जा रहे हैं, राइट? सो व्हेन सीडलिंग्स आर ट्रांसप्लांटेड, मेनी ऑफ द रूट हेयर ऑफ दिस यंग प्लांट वो डैमेज हो जाता है, वो लॉस्ट हो जाता है। अब जब ये रूट हेयर रहेगा नहीं तो सीडलिंग्स जो है दीज विल स्ट्रगल टू टेक इन एनफ वाटर और न्यूट्रिएंट फ्रॉम द न्यू सॉइल। जब ये नया सॉइल में गया तो हुआ क्या? मतलब आपको जब ट्रांसप्लांट करना था तो इससे हुआ क्या? बहुत सारे रूट हेयर्स जो हैं वो क्या हो गए? डैमेज हो गए, लॉस्ट हो गए। तो जब ये रूट हेयर का काम क्या होता है? यही रूट हेयर जो है, ये मान लो ये पौधा है, ये रूट हेयर है, राइट? रूट हेयर क्या है? माइक्रोस्कोपिक हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑन द रूट दैट इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जिसके कारण सरफेस एरिया बढ़ जा रहा है एंड वाटर एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन वो इंक्रीज कर जा रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक? तो जब यही आपको ट्रांसफर हो रहा है ना, जब ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो ये रूट हेयर डैमेज हो जा रहा है। तो जब डैमेज हो जा रहा है तो सफिशिएंट वाटर एंड न्यूट्रिएंट वो नए सॉइल से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, इस जगह पे आ गया। अब यहाँ पे जो सॉइल है वहां से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि रूट हेयर जो है वो डैमेज हो चुका है, कम हो चुका है, एंड इसके कारण मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू ग्रो। ठीक, सो आंसर क्या होगा? मोस्ट ऑफ द रूट हेयर आर लॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। 2013 का ही क्वेश्चन है एंड अभी बहुत सारे क्वेश्चंस 2013 के ही हैं। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला पूछ रहा है वायरस लैक एंजाइम नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ एनर्जी। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों सही है? कि वायरस में एंजाइम नहीं होते हैं जो नेसेसरी होते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, क्योंकि वायरसेस डू नॉट हैव सेल्यूलर मशीनरी। वायरस के बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा ना, वायरस डिपेंड ऑन होस्ट सेल फॉर रेप्लिकेशन। अब वो होस्ट सेल क्या हो सकता है? बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, राइट? तो वायरसेस डिपेंड्स ऑन होस्ट सेल्स फॉर रेप्लिकेशन। इनमें आपको सेल्यूलर मशीनरी नहीं देखने को मिलते हैं। सो दिस वन इज करेक्ट। तो 1 सही है, तो 1 इसमें है, इसमें है, इसमें है। नाउ क्वेश्चन ये स्टेटमेंट 2 देखते हैं। Viruses can be cultured in any synthetic medium. No, this is incorrect. Unlike bacteria, viruses cannot grow on artificial nutrient media. वायरस को तो अभी हम बताएं यहाँ पे, वायरस को क्या चाहिए? लिविंग सेल चाहिए, लिविंग होस्ट सेल चाहिए। आर्टिफिशियल मीडियम में थोड़ी ग्रो हो सकता है, बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, इसको लिविंग होस्ट सेल चाहिए इन ऑर्डर टू मल्टीप्लाई। लिविंग होस्ट सेल अभी हम बताए थे आपको, बैक्टीरिया हो सकता है, प्लांट हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, ह्यूमन सेल हो सकता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। जैसे आपको पता चला कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया ये दोनों। अब थर्ड बोल रहा है वायरसेस आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर बाय बायोलॉजिकल वेक्टर्स ओनली। क्या सिर्फ बायोलॉजिकल वेक्टर्स से ही एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा वायरस? एकदम नहीं, ये भी स्टेटमेंट गलत है। वाइल बायोलॉजिकल वेक्टर्स मतलब क्या समझ रहे हो? बायोलॉजिकल वेक्टर्स मतलब लिविंग कैरियर्स लाइक जैसे मॉस्किटो फॉर डेंगू, राइट? सो वाइल बायोलॉजिकल वेक्टर्स डू ट्रांसमिट some viruses, but other viruses spread through direct contact, air, water, surface, जैसे
कॉमन कोल्ड। जैसे आज के ये में देखो, हालांकि ये तो 2013 में पूछा है, लेकिन देखो ना, कोविड-19 सारे बायोलॉजिकल वेक्टर से ही थोड़ी मतलब फैल रहे थे, कॉन्टैक्ट से भी फैल रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था। सो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत है। अगर आप थर्ड वाले पे थोड़ा सा सोच पाते तो ये तीनों स्टेटमेंट आप आराम से कट कर देते, आपके पास बचता वन ओनली, दैट इज ए। ठीक है, सो जो चीज मैंने समझाया वही सेम चीज यहाँ पे बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में लिखा हुआ है, राइट। क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू टैटूइंग। टैटूइंग से, टैटू बनाने से कौन सा डिजीज है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है। तो सोचना होगा ना कि मतलब फैल कैसे रहा है। 1 2 3 जो डिजीज लिखा हुआ है, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, ये फैल कैसे रहा है, अगर पता चल गया तो फिर आराम से हमारा आंसर हो सकता है। हेपेटाइटिस बी के बारे में वी हैव ऑलरेडी सीन, एड्स के बारे में पता ही है लोगों को। अब आप बताओ चिकनगुनिया के बारे में आप जानते हो या नहीं। चिकनगुनिया, दिस इज स्प्रेड बाय मॉस्किटो, तो ये तो पक्का नहीं होगा ना। समझ में आ रहा है? अगर थोड़ा सा सोच पा रहे हैं दिमाग में, दिमाग लगा के एग्जाम में हो गया ना। मतलब अगर इस पे कंफ्यूजन भी है, जैसे टैटूइंग मतलब क्या, इन्फेक्टेड ब्लड से ट्रांसफर हो रहा है, राइट। ऐसा इक्विपमेंट जो एक HIV पेशेंट पे, HIV एड्स पेशेंट पे यूज किया गया, अब क्या हुआ, इस पे मान लो वो इन्फेक्टेड ब्लड आ गया, अब आप एक नए पर्सन पे यूज कर रहे हो जो अनइन्फेक्टेड है, तो हो सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज, मतलब ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, इन्फेक्टेड ब्लड इसके अंदर चला जाए, हो सकता है। तो HIV एड्स तो पक्का होगा, मतलब 3 पक्का होगा। 3 इसमें है, इसमें है, इसमें है। अच्छा, 1 तो मॉस्किटो, चिकनगुनिया तो मॉस्किटो से स्प्रेड करता है, राइट। तो जैसे आपको पता चल रहा है कि 1 तो होगा ही नहीं, तो 1 जब नहीं होगा तो 1 इसमें था, इसमें था, इसमें था, आप आराम से इस पे आंसर पे आप पहुंच सकते थे। ठीक है, आंसर क्या होगा, 2 and 3, जो कि विच कैन बी ट्रांसमिटेड, तो कौन ट्रांसमिट हो सकता है, हेपेटाइटिस बी, HIV एड्स, चिकनगुनिया नहीं होगा, राइट। तो चिकनगुनिया के बारे में देख लिए, दे स्प्रेड बाय मॉस्किटो। हेपेटाइटिस बी के बारे में लिख रहा है, दिस कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू टैटूइंग, अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया गया, एज इट इज स्प्रेड थ्रू इन्फेक्टेड ब्लड। HIV एड्स के बारे में बात करेंगे तो दिस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू टैटूइंग इफ इक्विपमेंट इज कंटामिनेटेड विद इन्फेक्टेड ब्लड। तो आंसर क्या होगा, 2 and 3 बी। क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कैल्शियम, आयरन, सोडियम, विच ऑफ द मिनरल गिवन अबव इज आर रिक्वायर्ड बाय ह्यूमन बॉडी फॉर कंट्रैक्शन ऑफ मसल। अब इस तरीके के क्वेश्चन में मतलब एक सेफर साइड ये होता है ना कि हम लोग ऑल द अबव के साथ चले जाए, राइट। क्योंकि ये सब क्वेश्चन किसी को नहीं पता होगा, बहुत टेक्निकल अगर किसी को जानकारी होगा तो वही बता सकते हैं। एंड हम लोग को पता है ना, जैसे अभी भी ये चीज मतलब सही है कि साइंस टेक में एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस में एंड इस तरीके के क्वेश्चंस में, राइट। अब अचानक से मान लो कि कोई अतरंगी सा आपको एलिमेंट का नाम दे दिया है, मिनरल का नाम दे दिया, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर जनरल जैसे कैल्शियम है, आयरन है, सोडियम है, क्यों नहीं मिल सकता है हमारे बॉडी में, एंड क्यों ये कंट्रैक्शन ऑफ मसल में मदद नहीं करेगा, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी आंसर जो है वो ऑल ऑफ अबव होता है, दैट इज 1 2 3, राइट। अब देखो यहाँ पे कैल्शियम के बारे में क्या लिख रहा है, कैल्शियम इज एसेंशियल फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एज इट हेल्प्स इन इंटरैक्शन of muscle protein. Iron is important because it helps in carrying oxygen in the blood which is needed by muscle for energy during contraction. ठीक है, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी आपको ऑक्सीजन से मिल रहा है, एंड ये ऑक्सीजन आपको कैरी करने में आयरन मदद करता है। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जैसे भी है मदद तो कर रहा है कंट्रैक्शन ऑफ मसल में। एंड थर्ड वन इज सोडियम प्ले अ की रोल इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट ट्रिगर मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय अफेक्टिंग द बैलेंस ऑफ फ्लूइड्स एंड आयंस इनसाइड एंड आउटसाइड द मसल सेल। तो अब ये सारे चीजों पे आपको PhD नहीं करना है, हम यहाँ पे एक्सप्लेन इसलिए कर दिए क्योंकि क्वेश्चन पूछा है, राइट। अब एक एक मिनरल पे PhD तो एकदम नहीं करना है, इतना बस सिंपल ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में कौन कौन सा मिनरल काम करता है, तो कैल्शियम, आयरन, सोडियम। एंड अगर बहुत ज्यादा कुछ ध्यान रखना है तो देखो ये दोनों तो डायरेक्टली मदद करते हैं, ठीक है, इसका मदद जो है वो इनडायरेक्ट है। अब ये बात हम क्यों पता है, क्योंकि हम बहुत सारे मतलब इंस्टीट्यूट के आंसर को जब रेफर किए तो ये बात वो लोग बताना चाह रहे थे अपने एक्सप्लेनेशन से, राइट। तो कैल्शियम, सोडियम डायरेक्टली, आयरन इनडायरेक्टली, लेकिन मिला जुला के तीनों जो है वो आपको कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स में मदद करते हैं, ठीक है। Now next question पूछ रहा है regular intake of fresh fruits and vegetables is recommended in diet since they are good source of antioxidants. How do antioxidants help a person maintain health and promote
लॉन्जिविटी। क्या कह रहा है कि रेगुलर इनटेक अगर आप फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स का करोगे तो ये डाइट में रिकमेंड किया जाता है कि हाँ हमें रेगुलरली फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दे आर गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अब हमसे पूछ रहा है कि हाउ डू एंटीऑक्सीडेंट हेल्प अ पर्सन मेंटेन हेल्थ एंड प्रोमोट लॉन्जिविटी। तो सबसे पहला बात तो ये आता है कि ये एंटीऑक्सीडेंट क्या है, उसके बाद हम लोग समझते रहेंगे कि वो किस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट मदद करता है एक आदमी को टू मेंटेन हेल्थ एंड टू प्रोमोट लॉन्जिविटी। सो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? दीज आर सब्सटेंसेस दैट प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज, प्रोटेक्ट cells from damage which is caused by free radical, right? तो एक तो ऐसी टेक्निकल टर्म पढ़ रहे थे कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ये कोई ऐसा सब्सटेंस है जो सेल को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है। एंड ये सेल को डैमेज कैसे हो रहा है? फ्री रेडिकल से हो रहा है। तो अब ये फ्री रेडिकल क्या होता है, ये आप बस ऐसा समझ लो कि दीज आर सम अनस्टेबल मॉलिक्यूल दैट कैन हार्म सेल, दैट कैन लीड टू diseases. So कुछ unstable molecules that can harm the cells that can lead to diseases, right? ये जो free radicals है ना, these free radicals are produced during metabolism. Metabolism क्या होता है? This is a process in the body that generate energy and support life. तो क्या क्या पढ़ा हमने ये पढ़ा कि एंटीऑक्सीडेंट कुछ ऐसा सब्सटेंस होता है, एकदम सिंप्लीफाइड भाषा में समझो, ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डैमेज कॉज्ड बाय फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल्स क्या है? तो कोई अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो हमारे सेल को हार्म पहुंचाता है, हमें डिजीज, मतलब हमें डिजीज हो सकता है फ्री रेडिकल्स के कारण, राइट? क्यों? क्योंकि वो सेल को हार्म पहुंचा। ये जो फ्री रेडिकल है ना, ये फ्री रेडिकल आपको प्रोड्यूस कब हो रहा है? तो दीज फ्री रेडिकल्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? सो दिस इज अ प्रोसेस इन विच द बॉडी जनरेट एनर्जी एंड सपोर्ट लाइफ। एंड ये जो फ्री रेडिकल्स है, दिस कैन डैमेज सेल बाय अटैकिंग इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, जैसे कि ये फ्री रेडिकल आपको डीएनए को, दैट इज जेनेटिक मटेरियल को अटैक कर सकता है, प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब चीजों को अटैक कर सकता है। एंड दिस डैमेज कैन कंट्रीब्यूट टू एजिंग। अब ये जो डैमेज होगा, इसके कारण क्या देखने को मिलेगा आपको? एजिंग, डिजीजेस लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज, ये सारा कुछ होगा। सो ये एंटीऑक्सीडेंट जो है ना, ये इसी फ्री रेडिकल को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है, इसके असर को खत्म करता है, ठीक? क्योंकि फ्री रेडिकल क्या है? अनस्टेबल मॉलिक्यूल है जो कि मेटाबॉलिज्म के समय प्रोड्यूस होता है एंड ये डैमेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या कर रहा है? ये फ्री रेडिकल को ही न्यूट्रलाइज कर दे रहा है। एंड इस प्रकार से एंटीऑक्सीडेंट जो है, दिस एंटीऑक्सीडेंट हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड प्रोमोट लॉन्जिविटी। यही चीज तो लिखा हुआ था ना, तो इतना कहानी समझ में आ गया, राइट? सो आंसर क्या होगा? अब जब हम इतना बता दिए तो ये ऑप्शन अभी पढ़ने का कोई सेंस बनता नहीं है, क्योंकि 2011 का ये क्वेश्चन है, राइट? तो डायरेक्टली आप देखो कि एंटीऑक्सीडेंट किस प्रकार से मदद करता है, तो ये न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल को जो कि प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। अब जिनको नहीं भी पता था, ये सारा कहानी उनको पता चल गया, राइट? एंड उनको आंसर भी पता चल गया, ठीक है? आई हैव एक्सप्लेन वही सेम चीज को थोड़ा सा हम यहाँ पे डिटेल में समझा दिए आपको। आपके काम का जितना कुछ हो सकता है वो सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आप आराम से समझ सकते हो कि एंटीऑक्सीडेंट हेल्प प्रोटेक्ट बॉडी बाय न्यूट्रलाइजिंग द फ्री रेडिकल विच आर हार्मफुल मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म। फ्री रेडिकल्स कैन डैमेज सेल्स एंड कंट्रीब्यूट टू एजिंग डिजीजेस लाइक कैंसर, हार्ट डिजीज। अब ये फ्री रेडिकल को न्यूट्रलाइज करके एंटीऑक्सीडेंट हेल्प मेंटेन हेल्थ, प्रोमोट लॉन्जिविटी, आप लंबे समय तक जीते हो। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 20। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 2011, 2011 से है। अ कंपनी मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट, एक कंपनी है मार्केटिंग फूड प्रोडक्ट, है ना, जो फूड प्रोडक्ट को मार्केट कर रहा है, वो एडवर्टाइज कर रहा है दैट इट्स आइटम्स डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट। तो जो ये कंपनी है जो अपने फूड प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर रहा है एंड एडवर्टाइज कर रहा है कि इस कंपनी का जो ये फूड प्रोडक्ट है ना, इसमें जो आइटम्स है वो ट्रांस फैट कंटेन नहीं करते हैं। सो व्हाट डज दिस कैंपेन सिग्निफाई टू कस्टमर्स? अब भले हम लोग इसको बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मतलब ऐसा है कुछ कि ये 2011 के आसपास हो सकता है ये ट्रांस फैट एंड ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स, ये सारा कुछ न्यूज में रहा होगा, जिसके कारण ये क्वेश्चन अपीयर हुआ है एग्जाम में, राइट? अब इसको समझने के पहले हम लोग कुछ कुछ टर्म समझ लेते हैं ताकि हम लोग आसानी से आंसर दे सके। जैसे मान लो ये पहला तो हो गया आपको ट्रांस फैट, पहला ट्रांस फैट हो गया, दूसरा हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स हो गया, राइट? जब ट्रांस फैट समझ रहे हैं तो फिर साथ ही साथ सैचुरेटेड फैट्स भी समझ लेते हैं, ठीक है? चलो, तो सबसे पहले ट्रांस फैट क्या है? दीज आर अनहेल्दी फैट्स। बस सिंपल भाषा में तो यही, बस इतना ध्यान रख लो, तभी तो शायद ना ये लोग, इसीलिए तो शायद मतलब द कंपनीज आर मार्केटिंग देयर फूड प्रोडक्ट एज कि
उनका जो फूड आइटम है ना उसमें ट्रांस फैट नहीं है, डू नॉट कंटेन ट्रांस फैट। तभी तो वो बताना चाह रहे हैं ना कि अनहेल्दी फैट जो है दैट इज ट्रांस फैट, वो हमारे फूड आइटम्स में नहीं है। सो ट्रांस फैट दीज आर अनहेल्दी फैट्स फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड ऑयल्स आर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। जब लिक्विड ऑयल को पार्शियली हाइड्रोजनेट किया जाता है। अब ये अभी आपको समझ में आएगा, जैसे हम लोग हाइड्रोजनेटेड ऑयल के बारे में पढ़ेंगे ना तो आपको समझ में आएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है, पहले पढ़ ही लो। हाइड्रोजनेटेड ऑयल क्या होता है? दीज आर वेजिटेबल ऑयल्स दैट हैव बीन प्रोसेस्ड with hydrogen gas to make it more solid and stable। उससे होगा क्या? This process, this hydrogenation वाला process help increase the shelf life of the food। लंबे समय के लिए फूड रहेगा, but also created trans फैट। समझ में आया बात? एंड ये ट्रांस फैट जो है ना, दीज आर हार्मफुल फैट्स दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। तो ये हाइड्रोजनेटेड ऑयल हो गया, ठीक। ट्रांस फैट ये हो गया कि अनहेल्दी फैट्स फॉर्म्ड व्हेन लिक्विड ऑयल्स आर पार्शियली हाइड्रोजनेटेड एंड दे इंक्रीज द बैड कोलेस्ट्रॉल। इससे होगा क्या? एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल नाम से पता चल रहा है अच्छा कोलेस्ट्रॉल होगा, बैड कोलेस्ट्रॉल खराब होगा। तो ये क्या कर रहा है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा दे रहा है एंड गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर दे रहा है। उसके कारण होगा क्या? उसके कारण आपको हार्ट डिजीज हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है। समझ में आ गया? इतना बात समझ में है आपको? तो जब कभी भी वेजिटेबल ऑयल को हाइड्रोजन गैस के साथ प्रोसेस किया जाएगा तब आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो थोड़ा सॉलिड स्टेबल टाइप का प्रोडक्ट मिलेगा। उससे होगा क्या? उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगा फूड का, बट एट द सेम टाइम इट ऑल्सो क्रिएट ट्रांस फैट। एंड ट्रांस फैट तो हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ पे कि वो क्या है, वो बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देगा, गुड कोलेस्ट्रॉल को कम कर देगा, जिसके कारण ये सारा कुछ हो सकता है हमें। यहाँ तक ठीक है? अब हम लोग देख लेंगे, लेकिन उसके पहले ना आप ये सैचुरेटेड फैट्स के बारे में भी एक बार देख लो। सैचुरेटेड फैट्स क्या होता है? दीज आर द फैट्स दैट आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेनली फाउंड इन एनिमल प्रोडक्ट्स। आई एम सेइंग मेनली, जैसे कि बटर, घी, मीट फैट एंड कुछ आपको प्लांट ऑयल्स में भी, जैसे कोकोनट ऑयल, पाम ऑयल। लेकिन अनलाइक दिस trans fat, saturated fats are not as harmful but can still raise the cholesterol level अगर हम लोग बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो। ठीक है, तो ट्रांस फैट के जितना हार्मफुल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ज्यादा मात्रा में करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, अब इतना अगर आपको जानकारी हो गया है तो अब हम लोग देखते हैं। हमसे पूछ रहा है कि वो कंपनी जो है, ये कंपनी बोल रहा है कि इनके प्रोडक्ट में ट्रांस फैट नहीं है, तो ये कस्टमर को क्या सिग्निफाई कर रहा है? द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल्स। सही बात है, क्योंकि ट्रांस फैट का तो मतलब यही होता है ना। द फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड आउट ऑफ एनिमल फैट्स एंड ऑयल। इसका कोई लेना देना है ट्रांस फैट से? बताओ। थर्ड, द ऑयल यूज्ड आर लाइकली टू डैमेज द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ ऑफ द कस्टमर। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ का मतलब क्या होता है? हार्ट से जुड़ा हुआ जो डिजीज है, ब्लड वेसल से जुड़ा हुआ जो डिजीज है या हेल्थ का बात होगा, उसी को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ कहेंगे। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 1 and 3, दैट इज सी। पहला क्या कह रहा है कि पहला ये जो स्टेटमेंट था, ये फूड प्रोडक्ट्स आर नॉट मेड ऑफ हाइड्रोजनेटेड ऑयल, सो ट्रांस फैट आर ऑफन फॉर्म्ड व्हेन ऑयल्स आर हाइड्रोजनेटेड, वी हैव ऑलरेडी सीन। So if a product claimed to be free of trans fat, it is not likely made with hydrogenated oils। दूसरा जो गलत था कि the food products are not made of animal fat and oils, तो ये स्टेटमेंट गलत था। एनिमल फैट कैन कंटेन सैचुरेटेड फैट बट ट्रांस फैट आर स्पेसिफिकली रिलेटेड टू हाइड्रोजनेटेड ऑयल, नॉट नेसेसरली एनिमल फैट्स। ट्रांस फैट का बात हो रहा है ना कैंपेन में, तो ये ट्रांस फैट तो आपको हाइड्रोजनेटेड ऑयल को कंटेन कर रहा है, ये एनिमल फैट से कोई लेना देना नहीं है। जरूरी नहीं है कि एनिमल फैट हो। समझ में आ रहा है? थर्ड, the oil used are not likely to damage the cardiovascular। सही बात है, अगर ट्रांस फैट कंटेन नहीं कर रहा है तो वो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को इफेक्ट नहीं करेगा। ये भी स्टेटमेंट सही था। इफ द प्रोडक्ट डज नॉट कंटेन ट्रांस फैट, इट इज लेस लाइकली टू हार्म द कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। आंसर C, 1 and 3. Now question 21. Aspartame is an artificial sweetener sold in the market. It consists of amino acids and provide calories like other amino acids. Yet it is used as a low calorie sweetening agent in the food item. What is the basis of this use? Aspartame क्या है? तो this is a artificial sweetener. वो sweetener जो artificially बनाया गया है, man made है, right? This is sold in the market. It consists of amino acid and provide calories like other amino acid. Yet it is used as a low calorie sweetening agent in food items। इसका बेसिस क्या है? तो सबसे पहले अस्पार्टेम क्या होता है? लिखा हुआ ही है, आर्टिफिशियल स्वीटनर, सिंथेटिक स्वीटनर। एंड ये जो है ना, ये आपको 200 टाइम्स स्वीटर होता है देन द सुगर, नेचुरल सुगर, स्वीटर देन सुगर। ये आपको
कॉमनली देखने को कहाँ मिलेगा, कहाँ यूज होता है, तो डाइट सोडा, शुगर फ्री गम, लो कैलोरी फूड, उसमें ये यूज होता है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है लो कैलोरी स्वीटनर या स्वीटनिंग एजेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है। लो कैलोरी स्वीटनर का मतलब या स्वीटनिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, अ टाइप ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट दैट प्रोवाइड स्वीटनेस विथ फ्यूअर और नो कैलोरीज। जो आपको नॉर्मल शुगर देगा कैलोरी, उसके कंपैरिजन में ये कम या न के बराबर आपको कैलोरी देगा। एंड इससे होगा क्या, इससे आपका शुगर इनटेक ओवरऑल कम हो जाएगा, क्योंकि आपको मिठास तो मिल ही रहा है, एंड इससे आप अपने वेट को भी मैनेज कर सकते हो। राइट, क्लियर है। अब इसके बारे में पूछ रहा है कि इसका बेसिस क्या है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस यूज। तो ये सब हम लोग नहीं पढ़ के डायरेक्ट आंसर पे जंप करते हैं। आंसर क्या होगा, D. This is A, B, C, D. Aspartame is several times sweetener than table sugar. Hence, food items made with small quantities of aspartame yield few calories on oxidation, है ना, right? So aspartame is much sweeter than regular sugar, so only small amount is needed to provide same level of sweetness. क्योंकि ये 200 गुना स्वीटर है शुगर से, तो बहुत कम मात्रा में अगर खाएंगे तो हमको जो इतना, आपको एक समझाने के पर्पज से समझना, इतना शुगर, नॉर्मल शुगर आपको खाने से जो मिलेगा, टेबल शुगर, अस्पार्टम हो सकता है कि वो इतना ही खाने से मिल जाए आपको, राइट। तो मिठास तो उतना ही हो गया, है ना, एंड पर्पस तो मिठास ही था ना, स्वीटनेस ही तो पर्पस था। तो सेम लेवल ऑफ स्वीटनेस यहाँ एंड यहाँ मिल रहा है। यहाँ हम क्या हो रहा है, हम कम खा रहे हैं। सो बिकॉज लेस aspartame is used in food items, it provide fewer calories compared to sugar. The key factor is that it is so sweet that only a small amount is needed, making it a low calorie sweetener. Answer is D. Now question number 22 देखो, a married couple adopted a male child. ये female, ये male, right? Married couple they have adopted a male child, right? A few years later, twin boys were born to them. जुड़वा बेटा होता है इनको, right? फ्यू ईयर के बाद इनको जुड़वा बेटा होता है, राइट। द ब्लड ग्रुप ऑफ द कपल इज AB पॉजिटिव और एंड O नेगेटिव। मतलब एक का या तो फीमेल का ही लेके चलो, मान लो O नेगेटिव हो गया एंड मेल का आपको AB पॉजिटिव हो गया। आप यहाँ भी ले सकते हो, इनका फीमेल का ही आप AB पॉजिटिव ले लो या मेल का O नेगेटिव ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हम लोग ऐसे मान के चल रहे हैं। पूछ रहा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 3 सन, ये 3 बेटे हुए हैं इनके, कौन कौन से, यहाँ पे ये अडॉप्टेड मेल चाइल्ड, ये दूसरा बेटा एंड ये तीसरा, ये 2 और 3 जो है ये ट्विंस है, राइट। तो ये तीनों बेटे का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या क्या है, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव। हमसे पूछ क्या रहा है, द ब्लड ग्रुप ऑफ अडॉप्टेड सन इज, इसमें से जो ये अडॉप्टेड सन है, अडॉप्टेड मेल चाइल्ड है, इसका ब्लड ग्रुप हमसे पूछ रहा है। मतलब 1 का ब्लड ग्रुप पूछ रहा है क्या होगा। हमें क्या क्या दिया, हमें दिया है एक मेल है एक फीमेल है, उसने एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट किया, कुछ समय के बाद उनको ट्विन बॉयज होता है जिसको हम 2, 3 से बता रहे हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड 1 है, ये जिसको हम 1 से बता रहे हैं। कपल का आपको बता रहा है कि ब्लड ग्रुप कैसा है, ये एक है AB पॉजिटिव, एक है O नेगेटिव। आप कुछ भी मान सकते हो, हम लोग मेल का AB मान लिए, फीमेल का O नेगेटिव मान लिए, राइट। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं है। और क्या बोल रहा है, ये जो 3 बच्चे हैं 1, 2, 3, हमको नहीं पता कि किनका क्या ब्लड ग्रुप है, लेकिन ये पता है कि तीनों का ब्लड ग्रुप क्या है। जैसे किसी एक का A पॉजिटिव है, किसी का B पॉजिटिव है एंड किसी का O पॉजिटिव है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्लड ग्रुप ऑफ अडॉप्टेड सन क्या होगा। 2011 का क्वेश्चन है एंड इस तरीके का क्वेश्चन आज भी स्टेट PCS में रिलेवेंट होता है, राइट। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझ लेते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। नाउ पहले तो ये समझ लो बहुत अच्छे से कि ब्लड टाइप क्या होगा बच्चे का। ये ब्लड टाइप इनहेरिट होता है, मतलब माँ बाप दोनों से आता है, ठीक है। तो जस्ट लाइक आई कलर, ब्लड टाइप is passed down from parents to their children through genes, ठीक है। ये जो जीन है, this gene determine the blood type. Each person, हर एक पर्सन के पास, each person has 2 genes that determine their blood type, ठीक है। मान लो A O है, तो ये में आपको ये जो A है ये हो सकता है माँ से आ जाए एंड O जो है ये हो सकता है पापा से आ जाए। समझ में आ रहा है आपको। So each person has 2 genes that determine their blood type. 1 gene come from each parent. अब blood type के possibilities देख लो। There are 3 main types of gene for blood type. कौन कौन? A हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है। या तो माँ से या बाप से, मतलब एक ही आएगा ना, तो या तो A जाएगा या B जाएगा या O जाएगा। अब ये जो जीन है, These gene can combine in different ways to create 4 main blood types. अब ये 4 main blood type क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है या O हो सकता है, ठीक है। क्या क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है, AB हो सकता है, O हो सकता है, राइट। टाइप A आपको कब ब्लड टाइप आपका A होगा, जब आपका दोनों
जीन जो हो वो ए हो तो आप उसको ए बोलोगे, या फिर ए ओ हो तो आप उसको ए बोलोगे। क्यों? क्योंकि ए बी ओ में ये दोनों जो है ये डोमिनेटिंग होते हैं, ये रिसेसिव होता है। रिसेसिव कहने का क्या मतलब है? मान लो ए एंड ओ है तो डोमिनेटिंग है, इसका मतलब ए आपको एक्सप्रेस करेगा, ए पता चलेगा। जैसे इसमें ए था तो आप बोल रहे हो ब्लड टाइप ए हो गया, इसमें ए ओ है तो आप क्या बोल रहे हो? ए को बोल रहे हो, तो ए डोमिनेटिंग हो गया ना। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक। अगर ओ रिसेसिव है, ओ रिसेसिव इसका मतलब क्या है कि माँ से भी ओ आ रहा है, पापा से भी ओ आ रहा है, तब जाके आपको वो ओ एक्सप्रेस होगा। अगर माँ से ए आ रहा है, पापा से ओ आ रहा है, तब आपको ए ही एक्सप्रेस होगा। अगर ओ एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माँ एंड बाप दोनों से ओ आ रहा है। ठीक है। अगर मान लो टाइप बी है तो वो टाइप बी है तो क्या होगा? बी जीन होगा, बी पापा से आया होगा, बी माँ से आया होगा, या फिर बी ओ रहा होगा। एक किसी से बी आया होगा, एक किसी से ओ, एंड बी और ओ में क्या आपको पता चलेगा? बी दिखेगा। ए बी कब हो सकता है? जब एक पेरेंट से ए आए, दूसरे से बी आए। ओ कब होगा? जब आपको दोनों से ओ आए। रिसेसिव है, हम पहले भी बता चुके। इतना कहानी समझ में आया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? अब एक बात को समझने का प्रयास करना, हम जो समझाना चाह रहे हैं। यहाँ मान लिए थे हम लोग कि माँ के पास फीमेल जो है उनका ओ है, पिताजी का क्या है? ए बी है। तो मेल चाइल्ड का तो कोई ग्रुप माँ बाप के ग्रुप से कोई लेना देना है नहीं, अडॉप्टेड मेल का, राइट? यहाँ पे लेना देना तो है। तो अब समझना कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, ये माँ ये पापा, राइट? माँ का यहाँ हम लोग मान लिए थे ओ, पापा का ए भी माने थे क्वेश्चन के हिसाब से, राइट? तो माँ का ओ है, इसका मतलब क्या है? ओ रहा होगा तभी वो ओ है, राइट? है ना? तो माँ में से क्या आएगा? माँ में से दोनों में से क्या आ सकता है? अब ये ओलो या ये ओलो, क्या फर्क पड़ता है? तो माँ से आएगा ओ, पापा से क्या आ सकता है? या तो ए या बी, दोनों में से कोई भी आएगा। तो ए ओ या ओ ए को आप कौन से ब्लड टाइप से बताते हो? ए से। क्यों? क्योंकि ए ओ में ए जो है वो डोमिनेटिंग है, वो एक्सप्रेस करेगा खुद को, राइट? या दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है? दूसरा ऑप्शन क्या बन सकता है कि ओ मम्मी में से ओ आ गया एंड पापा के ए बी में से बी आ गया, मतलब कि बी आ गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया। तो जो इनके अपने बच्चे हैं, अपने बच्चा ये अडॉप्टेड चाइल्ड भी अपना ही बच्चा है, जो ये माँ बाप से पैदा हुए हैं बच्चे, उनका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा, बी होगा। ठीक है। तो ए एंड बी होगा, अडॉप्टेड वाले का ओ पॉजिटिव होगा। क्यों ओ नहीं हो सकता है? क्योंकि ओ सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है ना, आपको जो इनसे बच्चे पैदा हुए हैं, ये माँ बाप से, इनका ओ अगर होना होगा तो आपको क्या चाहिए? माँ से भी ओ चाहिए, पापा से भी ओ चाहिए, तभी तो ये ओ मिलके ओ बनेगा, राइट? एंड तब तो आपको ओ ग्रुप दिखेगा ना। क्योंकि ओ ग्रुप कब दिखता है? जब माँ बाप दोनों से ओ आता है। आपको समझ में आया? क्यों? क्योंकि ओ रिसेसिव है। ठीक है बात यहाँ तक? सो हमसे क्या पूछा है? एडॉप्टेड सन का क्या होगा? तो ये 2 का एंड 3 का क्या हो जाएगा ब्लड ग्रुप? एक का होगा ए, दूसरे का होगा बी, तो ए बी तो हो गया, तो अडॉप्टेड का क्या हो जाएगा? ओ पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर, अच्छा वही सेम चीज आई हैव एक्सप्लेन्ड, उसको हम बहुत आसान भाषा में यहाँ आपको समझा दिए, राइट? ठीक है, चलो अब दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी चैप्टर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर साइंस एंड टेक्नोलॉजी PYQ मॉड्यूल 2011 से 2024 का ये लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या कह रहा है? व्हेन द बार्क ऑफ अ ट्री इज रिमूव्ड इन अ सर्क्यूलर फैशन, आप ये फिर ये आप ऐसे कर करके सर्क्यूलर फैशन में आप ट्री के बार्क को अगर आप हटाते हो ऑल अराउंड नियर इट्स बेस के पास, ठीक है, तो इट ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज, मर जाता है। क्यों मर जाता है? ये जो बार्क ऑफ द ट्री है ना, दिस बार्क ऑफ द ट्री कंटेन द फ्लोएम क्या है? दिस इज अ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि फूड कहाँ बन रहा है? फूड लीव्स में बनता है, तो लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट में क्या कर रहा है? ये फ्लोएम आपको फूड ट्रांसफर कर रहा है। अब ये फ्लोएम है कहाँ? बार्क में। आप क्या कर रहे हो? बार्क को रिमूव कर रहे हो सर्क्यूलर फैशन में। तो व्हेन द बार्क इज रिमूव्ड ऑल अराउंड द ट्रंक इन अ सर्क्यूलर वे, तो फ्लोएम रिमूव हो जाएगा, उससे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड जो है वो रुक जाएगा फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो फिर क्या ये जो रूट है, ये रूट को एनर्जी मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, एंड इवेंचुअली क्या होगा? ये मर जाएगा एंड धीरे धीरे आपको पूरा पेड़ सूखेगा एंड फिर सूखने के बाद वो पेड़ जो है वो मर जाएगा, राइट? तो आंसर क्या होगा? रूट्स आर स्टार्व्ड ऑफ एनर्जी, रूट्स को फूड नहीं मिलेगा, फूड मतलब एनर्जी नहीं मिल पाएगा। वाटर फ्रॉम सॉइल कैन नॉट राइज टू एरियल पार्ट, वाटर कौन से पार्ट से? जाइलम से ना फ्लो करता है, रूट से अदर पार्ट्स में जाता है जाइलम के मदद से। फ्लोएम फूड के लिए, जो कि आपको लीफ से अदर पार्ट्स में फूड ट्रांसपोर्ट करता है,
ठीक है बात। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। दिस इज व्हाट आई हैव रिटन हियर, राइट, कि द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द bark is the phloem. Its primary function is to transport the soluble organic material produced during photosynthesis, a process known as translocation. If water or mineral produced in the leaves are not transported to other parts of the tree, such as roots, the roots will deprived of energy and eventually वो खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, राइट। सो यहाँ हमारा कंप्लीट होता है बायोलॉजी का पोर्शन, बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एंड साथ ही साथ हमारा साइंस टेक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होता है, राइट। हम लोग बहुत आसान भाषा में, बहुत सिंप्लीफाइड भाषा में पूरे साइंस टेक को कंप्लीट करा है हमने, राइट, चैप्टर वाइज बाट। एंड आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा सिंप्लीफाइड कोई समझा पाएगा या शायद अवेलेबल भी है अभी तक। सो आपको ये इनिशिएटिव या ये पूरा अगर आप सीरीज़ देखे हो साइंस टेक का, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा, क्या कुछ प्रॉब्लम है सीरीज़ के साथ, वीडियोस के साथ, राइट, कंटेंट के साथ कोई इशू है। एंड अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।